स्काई टावर्स के दूसरे एल्डर के घर के अंदर काय यांग को खाना खाते हुए देखा जा सकता था, जबकि सुम्यू का समूह एक तरफ बैठकर उससे बातें कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने काय यांग से पूछताछ करने की कोशिश की और पूछा कि उस रात सु यान ने उसे इस तरह क्यों पीटा था, लेकिन किया यांग ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, वे जुबान आकर तुम लोगों को और परेशान तो नहीं किया? उन्हें पिछली बात से हटाते हुए काय यांग ने पूछा। इस बारे में बात करते हुए, जब से वह वन कारागार से निकला था, या तो बेहोश था या किसी और वजह से पूछताछ करने में असमर्थ था, जैसे कि बर्फ के टुकड़े में जम जाना, इसलिए उसे वास्तव में नहीं पता था कि मुख्य द्वार ने इस समस्या का कैसे समाधान किया। वह मामला पहले ही खत्म हो चुका है। एल्डर्स ने हम जूनियर्स को आदेश दिया है कि इस मामले को आगे न बढ़ाएं। सु म्यू ने अचानक किया यांग की ओर बड़े संदेह से देखते हुए उत्तर दिया, सच कहूं तो हम सुरक्षित हैं और हमें आगे कोई सजा नहीं मिलेगी, इसका कारण मेरे दादाजी नहीं है। अरे, काय यांग ने अपना सिर उठाया, क्या ये दूसरे एल्डर की वजह से नहीं था? नहीं था। सु म्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर थोड़े अजीब से उसने उस दिन एल्डर हॉल में हुई घटनाओं को दोहराया। फिर उसने आगे कहा, जैसे ही मेरे दादाजी मुझे रोक रहे थे, अंदाजा लगाओ कौन प्रकट हुआ। कौन? ये व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये योगदान हॉल का कोषाध्यक्ष मेंग था। वह मुखिया का जेड पेंडेंट लाया और अपना सीधा आदेश जारी किया। इसके बाद ही यह मामला शांत हुआ और एक छोटी सी बात में बदल गया जिसका समाधान हो सकता था। बूढ़े मेंग, काय यांग ने अविश्वास से पूछा। अगर वह न होते तो सीनियर काय, मुझे डर है कि आपको पहले ही बड़े बुजुर्ग द्वारा कड़ी सजा मिल चुकी होती। जब सु मू ने यह बात कही तो उसका चेहरा अपराधबोध से भर गया। इस बीच काय यांग बिना किसी चिंता के मुस्कुराया, जूनियर सु, आपको इसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सु मू ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि वह सीनियर एक उदार और परोपकारी व्यक्ति है, और मैं अपने दादा की जगह आपसे माफी मांगता हूं। इस बार बूढ़े भूत ने सचमुच मामला ठीक से नहीं सुलझाया। काय यांग को वास्तव में इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उच्च स्तरीय युद्धों में वे स्वाभाविक रूप से अपने अधीनस्थ शिष्यों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करते थे। यह तो मानव स्वभाव ही था। सु मू ने फिर कहा, कोषाध्यक्ष मेंग की पृष्ठभूमि एक रहस्य है। बूढ़े भूत ने कहा था कि उनकी साधना बहुत ऊंची और गहन है। यह एक पहेली है कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया, और ऐसा प्रतीत होता है कि मुखिया के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। इस पर काय यांग ने थोड़ा सोचा, बूढ़ा आदमी मेंग तो उड़ते हुए हंस से भी पंख छीन लेता है, और अगर कोई मुनाफा नजर न आए तो कुछ नहीं करेगा। इस तरह का दिमाग खराब करने वाला विचार शायद किसी बड़ी वजह से है। खैर, जो भी हो, उसने हमारी मदद तो की, इसलिए हमें कम से कम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास जाना चाहिए और ये देखने का मौका जरूर लेना चाहिए कि वह असल में क्या करना चाहता है। वरिष्ठ सच कह रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे थे ताकि हम साथ जा सकें। सु म्यू ने जवाब दिया। चलो अब चलते हैं। कुछ कामों में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये समूह शान से योगदान हॉल की ओर चल पड़ा, मानो युद्ध के लिए निकल पड़ा हो। योगदान हॉल में कोषाध्यक्ष मेंग दरअसल सो नहीं रहे थे, बल्कि काउंटर के पीछे सीधे बैठे मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने काय यांग और अभी अभी अंदर आए दूसरे लोगों की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनका इंतजार कर रहे हो। सु मू मुस्कुराते हुए, अपने असली विचार छिपाते हुए, काय यांग के पीछे पीछे अंदर गया। दादाजी मेंग को नमस्कार। अब वे कोषाध्यक्ष मेंग को इसी तरह संबोधित करते थे, पहले धिक्कार है बुढ़े कहते थे, लेकिन अब सु मू उन्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था। कोषाध्यक्ष मेंग हल्के से हंसे, ये बच्चा बहुत विनम्र है। हे, सु मू ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, तुम धन्यवाद कहने आए हो? हाँ, सभी ने सिर हिलाया। तो ठीक है, सिर्फ छोटे काय यांग को ही रुकने की जरूरत है, बाकी सब भाग जाए। हाँ, सु मू और बाकी लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, और इससे पहले कि वे जिस जगह खड़े थे वहां माहौल गर्म हो, वे सभी जल्दी से योगदान हॉल से चले गए। तब तक उन्हें समझ आ गया था कि कोषाध्यक्ष मेंग ने उनकी मदद काय यांग की वजह से की थी, वरना उन्होंने काय यांग को ही रुकने के लिए क्यों कहा होगा। बस उसने सीनियर काय की मदद क्यों की। योगदान कक्ष के अंदर काय यांग भी थोड़ा सशंकित था। कोषाध्यक्ष मेंग, आप क्या योजना बना रहे हैं? उसने गोलमोल बातें नहीं की और सीधे अपने मन में उठ रहे संदेह को व्यक्त कर दिया। मेंग वो या केवल हंसा और फिर काउंटर के पीछे से बाहर चला गया। दोनों हाथ जोड़कर वह काय यांग के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और कुछ चक्कर लगाने के बाद ही उसने अपना सिर उठाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या योजना बना रहा हूं?
मुझे नहीं पता। काई यांग ने आंखें घुमाई और सोचा कि अगर उसे जवाब पता होता तो क्या उसे पूछने की जरूरत होती। मेंग वूया ने उत्तर दिया, चूंकि तुम इतने ईमानदार हो और गोलमोल बातें नहीं करते। तुम्हें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जानता हो कि कैसे अपने कर्ज चुकाने के लिए। चूंकि मैंने इस बार तुम्हारी मदद की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक छोटी सी मदद करो। काई यांग ने अपनी भौहें सिकुड़ी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? कोषाध्यक्ष मेंग की साधना उच्च और गहन थी, इसलिए अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो काई यांग कैसे कर सकते थे? जैसे कि वह काई यांग की चिंताओं को समझ गए थे, कोषाध्यक्ष मेंग मुस्कुराए, चिंता मत करो क्योंकि इसमें कोई ज्यादा खतरा नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो न सिर्फ कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें वास्तव में कई पुरस्कार भी मिलेंगे। काई यांग देख पा रहे थे कि जब कोषाध्यक्ष मेंग ने ये आखिरी शब्द कहे तो उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। इस एहसान को पूरा करने में तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। काई यांग थोड़ा हैरान था। जब वह एहसान मांग रहा था तब भी उसने कई शर्तें रख दी। कोषाध्यक्ष मेंग ने कहा, न केवल तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी, बल्कि तुम्हें दूसरे पक्ष को भी पूरी तरह संतुष्ट करना होगा। बहुत परेशानी वाली बात है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। काई यांग अपनी एड़ियों को घुमाते हुए जाने लगा। मत करो, कोषाध्यक्ष मेंग चिंता में चिल्लाया। आखिरकार उसे अपनी जरूरतों के मुताबिक कोई मिल ही गया था, वह उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था? छोटे काई यांग, तुम ऐसे नहीं हो सकते। अगर तुम पानी टपकने दोगे तो वह तुम्हें एक झरना तालाब देकर तुम्हारा बदला चुकाएगा। खैर, ये वरिष्ठ तुम्हारा उपकारक है, तो तुम मुझे इस तरह कैसे निराश कर सकते हो? तो फिर चक्कर मत लगाओ। सच बोलो और अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी विश्व क्यूई की परीक्षा लेना चाहता हूं। कोषाध्यक्ष मेंग ने बात को और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की और सीधे बता दिया कि उसे क्या चाहिए। काई यांग ने उसे शक की निगाह से देखा और उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसे यकीन हो गया था कि कोषाध्यक्ष मेंग उसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। मेंग वूया ने 2 उंगलियां काई यांग की कलाई पर रखीं, फिर गंभीर चेहरे के साथ उसने जांच पड़ताल शुरू की। उसके चेहरे पर कई भाव थे। पहला भाव उदासीनता का था, दूसरा कठोर, और उसके बाद वाला विस्मय का, और अंत में वह स्तब्ध रह गया। वाह वाह वाह, इतना मजबूत और शुद्ध यांग वर्ल्ड क्यू। अपना हाथ वापस खींचते हुए मेंग वूया इस अप्रत्याशित खोज से बहुत खुश हुआ। यह उपकार मेरे वर्ल्ड क्यू के प्रशिक्षण से जुड़ा है। काई यांग ने अनुमान लगाया। जाहिर है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेंग वूया ने जोर से सिर हिलाया, वरना मैं तुमसे पूछने क्यों आता? छोटे काई यांग, मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा और तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। क्या सवाल? मेंग वूया अचानक शर्मिंदा हो गया और उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। अपने शब्दों के चयन पर काफी देर सोचने के बाद उसने घबराए हुए लेकिन आशंका भरे स्वर में पूछा, तुम अभी भी लड़के हो ना? बहुत घबराए होने के कारण मेंग वूया की गर्दन काफी आगे निकल गई और उसने अपना चेहरा काई यांग के सामने कर दिया। उसकी दोनों आंखें उस पर टिकी थी। काई यांग तुरंत 2 कदम पीछे हटा, फिर 3 और। इसके बाद उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और उसका शरीर कांप उठा जब उसने बेहद सतर्कता से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ये बूढ़ा, क्या इसका कोई खास स्वभाव है? ये सवाल तो बिल्कुल बेतुका था। तुम इतनी दूर क्यों चले गए? ऐसा तो नहीं है कि यह सीनियर तुम्हें खा जाएगा? मेंग वूया ने काई यांग का पीछा किया और उसे एक कोने में ले जाकर उसने रहस्यमयी धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम सच में अभी भी लड़के हो या नहीं? तुम असल में क्या करना चाहते हो? काई यांग ने, अगर तुमने कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा वाली मुद्रा अपनाई। तुम्हें क्या लगता है ये सीनियर क्या है? जब मेंग वूया ने काई यांग की स्थिति देखी तो उसे आखिरकार समझ आया कि काई यांग क्या सोच रहा था या उसने उससे क्या पूछा था। उसका चेहरा न केवल लाल हो गया, बल्कि वह कुछ कदम पीछे भी हट गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लड़का, तुम कितने गंदे दिमाग के हो? कौन है ये गंदे दिमाग का, जो दिन भर लड़कियों के नितंबों और टांगों को घूरता रहता है? काई यांग ने इनकार करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मामले पर फिर कभी बात मत करना। मेंग वूया इतना डर गया कि उसने चारों तरफ देखा, इस डर से कि कहीं ये बात किसने सुन ली हो। उसने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान काई यांग, क्या आप इस मामले पर अब और बात नहीं कर सकते? ये सीनियर बस ये देखना चाहता था कि वे कितने अच्छे से विकसित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ कुछ करना चाहता था।
यह देखकर कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, काई यांग ने उस पर और जोर नहीं दिया और सख्ती से जवाब दिया, जिस मदद के लिए तुम मुझसे मदद चाहते हो, क्या उसका इन मामलों से कोई लेना देना है? बिल्कुल सही। जब वे असली मामले के बारे में बात करने लगे, तो मेंग वू या का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। तो छोटे काई यांग, तुम्हें मुझे सच सच जवाब देना होगा, क्या तुम अभी भी लड़के हो? खांसी खांसी एन, यह इस मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काई यांग बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी नाक से कुछ सांसें ली। मैं नहीं हूं। अच्छा, मेंग वू या के दिल का बोझ आखिरकार उतर गया। यह बहुत अच्छा है। छोटे काई यांग, तुम अच्छे हो। इस जमाने में 14-15 साल की उम्र के कई लड़के महिलाओं के साथ पहले से ही अंतरंग संबंध थे। गरीब परिवारों के बच्चों के बारे में ये कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि वे आगे चलकर उनकी मदद करने के लिए कम उम्र में ही शादी कर देते थे। जहां तक अमीर परिवारों के बच्चों की बात है, तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। उन दूसरी पीढ़ी के हर युवा गुरु के पास कई नौकरानियां थी जिनके साथ वे एक कमरा साझा करते थे। इससे केवल युद्ध साधक ही बचते थे। चूंकि उनका मन हमेशा साधना में लगा रहता था, इसलिए वे अक्सर अपना कौमार्य काफी देर से खोते थे, जबकि कुछ साधकों का विपरीत लिंग के साथ कोई अंतरंग संबंध भी नहीं होता था। यहां तक कि स्काई टावर के पुरुष शिष्य, जिनमें से कई 15-16 साल के थे, अक्सर शारीरिक सुखों में व्यस्त रहते थे। फिर भी मेंग वू या का मानना था कि काई यांग उन लोगों की तरह नहीं है, लेकिन उसे सावधान रहना था, इसलिए उसे पूछना पड़ा। दूसरे शब्दों में, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? काई यांग ने मेंग वू या की ओर देखा। अगर आप नहीं कर सकते, तो आसमान के नीचे कोई और नहीं कर सकता। आप इस दौर से गुजर चुके हैं। चूंकि मेंग वू या का मूड बहुत अच्छा था, वह जोर से हंस पड़ा। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम चाहते हो कि सामने वाला पूरी तरह से संतुष्ट हो? काई यांग ने संदेह से पूछा। मेंग वू या की हंसी अचानक रुक गई। हंसी वापस लेते हुए, उसने अकड़कर सिर हिलाया और कहा, तुम्हें उसे संतुष्ट करना ही होगा। अगर वह संतुष्ट नहीं है, तो काम पूरा नहीं हो सकता। तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे एक ऐसी महिला मिली थी जो इस मानदंड पर खरी उतरती थी, लेकिन वह स्वेच्छा से नहीं आई, इसलिए मैं इस मामले को यहीं छोड़ सकता था। छोड़ो, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। अगर तुम कर सकते हो, तो करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। इतनी देर तक बात करने के बाद, मेंग वू या को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। एक हल्की सी आह भरने के बाद, उसने काई यांग का कॉलर पकड़ा और उसे बाहर ले गया। काई यांग ने जल्दी से कहा, पहले अपनी बात पूरी करो। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी उदारता के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन अगर वह व्यक्ति जो मांग रहा है वह बहुत ज्यादा है, तो मैं नहीं मानूंगा। बदमाश बदमाश। मेंग वू या बहुत उदास था। जब उसने काई यांग को तरह तरह के बहाने बनाते सुना, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और सोचने लगा कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूं, तो तुम इंतजार नहीं कर पाते और तुरंत कूद पड़ते और उसे पूरा करने की कोशिश करते। उसने सचमुच अपने सामने ठंडी हवा का नाटक करने की हिम्मत की। मेंग वूया के पीछे पीछे चलते हुए, काई यांग को एहसास हुआ कि वे कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा, उसे पता चला कि यह उस जगह के पास था जहां वह अक्सर साधना करता था। वे वहां क्यों चल रहे हैं? जब वह वहां प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसने वहां आसपास किसी भी घर का नामोनिशान नहीं देखा था। आखिरकार, कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम एक खतरनाक जगह है, इसलिए आमतौर पर कोई वहां नहीं जाता। जब वे उसके प्रशिक्षण स्थल से लगभग 100 फीट दूर थे, मेंग वूया अचानक रुक गया और अपनी उंगली सामने की ओर करके बोला, देखो, वह वहां है। उधर देखते हुए, काई यांग खुद को शून्य भाव से देखता रह गया। जहां वह आमतौर पर प्रशिक्षण लेता था, वहां एक महिला खड़ी थी। वह हल्के हरे रंग की पोशाक पहने थरी सन फ्रूट के पेड़ के सामने खड़ी थी। आप समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या सोच रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरे विचारों में डूबी हो। उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिला, वो वहीं स्थिर खड़ी रही, जबकि उसकी पोशाक हवा में लहरा रही थी। उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था, जिससे कोई भी उसका रूप नहीं देख पा रहा था। उसके माथे पर एक चमकीला नीला रत्न लटका हुआ था, जो उसके सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत स्वभाव को उजागर कर रहा था। उसका शरीर कमजोर और नाजुक लग रहा था, मानो वह हवा का एक झोंका भी न सह सके, लेकिन वह एक सुंदर आकृति थी। उसकी क्रिस्टल जैसी साफ आंखों में भोलापन था, मानो वह अभी बड़ी होने वाली कोई बच्ची हो। उसे देखते हुए, काई यांग ने उस रात के बारे में सोचा, जब वह सुंदरी उसके जीर्ण शीर्ण बिस्तर पर सो रही थी। ये वही है। काई यांग की निगाहें अचानक नर्म पड़ गईं।
तुम उसे पहचानते हो? मेंग वूया तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि उसकी प्रिय शिष्या ने खुद उसे बताया था कि उसने काई यांग से पहले कभी बात भी नहीं की थी। लेकिन जब काई यांग आई, तो उन्होंने एक दूसरे को पहचान क्यों लिया? तुम चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं? काई यांग ने मेंग वूया की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मेंग वूया ने सिर हिलाया। मैं मदद करूंगा। कोषाध्यक्ष मेंग की उम्मीदों के विपरीत, काई यांग बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे तर्क, भावना, हिंसा और रिश्वत के जरिए उसके मनमोहक शब्द और अपीलें पूरी तरह से बेकार नहीं थी। मेंग वूया के दिल में, बिना किसी कारण के, एक अद्भुत भावना फूट पड़ी और उसे अचानक काई यांग से मदद मांगने का पछतावा हुआ। तुम इतनी आसानी से क्यों मांग गए? बूढ़े मेंग ने सतर्कता से पूछा। क्या तुमने मेरी मदद नहीं मांगी? उसकी भौहें सिकुड़ गईं। काई यांग ने मेंग वूया की ओर देखा। इस बूढ़े ने बहुत जल्दी अपना रुख बदल लिया। मैं चाहता था कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन तुम मेरी मर्जी के हिसाब से बहुत जल्दी मान गए। मेंग वूया अपना सिर हिलाता रहा। तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। तो फिर तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं? काई यांग ने अधीरता से पूछा। जरूर, बिल्कुल। तो फिर तुम क्या मांग रहे हो? मेरा सहमत होना। मैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? ठीक है, वह सहजता से मान गया। क्या यह अच्छी बात नहीं है? उसे ऐसा क्यों लगा कि कुछ ठीक नहीं है? मेंग वूया विचलित लग रहा था। कदम दर कदम, काई यांग आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आहट सुनकर जिया निंग चांग चौंक गई, जो उस समय गहरी सोच में डूबी हुई थी, और जब तक उसे होश आया, काई यांग उसके पास पहुंच चुका था। जिया निंग चांग स्पष्ट रूप से असमंजस में थी, और काई यांग की ओर देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह डरी हुई थी, क्योंकि पिछली 2 बार जब वे मिले थे, दोनों रात में थे और शर्मनाक घटनाएं घटी थी। जिया निंग चांग कैसे शांत रह सकती थी? वरिष्ठ जिया। काई यांग ने उसकी ओर देखा। आप यहाँ क्यों हैं? मैं आपके लिए फलों का जायजा लेने आया था। चूंकि आप पिछले कुछ दिनों से नहीं आई हैं, मुझे डर था कि कहीं कोई और उन्हें ले न ले गया हो। उसने तुरंत जवाब दिया। ऊपर देखते हुए काई यांग ने देखा कि उसके सभी 3 सूर्य फल गायब हो गए थे। केवल आखिरी पेड़ पर लगे फल ही बचे थे, जो पकने वाले थे। ये तुम्हारे फल हैं, मैंने इन्हें अमरता की गोलियों में बदल दिया है। जिया निंग चांग के बोलते ही उसने एक छोटी बोतल निकाली और काई यांग को दे दी। इसे लेते हुए किया यांग ने पाया कि अंदर 9 गोलियां घूम रही थीं और वे एक समृद्ध यांग ऊर्जा बिखेर रही थीं। ये बेहद शुद्ध थी, उनमें बिल्कुल भी अशुद्धियां नहीं थीं। बस, उसने इन्हें गोलियों में कैसे बदल दिया? वरिष्ठ जानते हैं कि मैं यहाँ प्रशिक्षण लेती हूँ। किया यांग ने पूछा और अपनी भौहें उठाईं। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह उसके 3 सूर्य फलों की रखवाली करने यहाँ कैसे आ सकती थी? जिया निंग चांग ने उसकी नजरें चुरा ली। मैं गलती से इस पर ठोकर खा गई। उस रात वह व्यक्ति वास्तव में तुम थे। काई यांग हल्के से मुस्कुराया, उसके दिल से उसके पूरे शरीर में एक गर्मजोशी फैल गई। जिस रात काई यांग ने प्रारंभिक तत्व चरण में प्रवेश किया, उस समय एक घूंघट ओढ़े हुए महिला ने उस पर हमला कर दिया। शुरू में उसने सोचा था कि वह उसे मार डालेगी, लेकिन आखिरी क्षण तक उसे पता नहीं चला कि ऐसा नहीं था। वह बस उसे आगे बढ़ने में मदद करना चाहती थी, वरना वह उस घूंघट वाली महिला के किसी भी हमले को रोक नहीं पाता। उस समय काई यांग को उस महिला की पहचान के बारे में पहले से ही संदेह था, और अब वह आखिरकार उस घूंघट वाली महिला की पहचान की पुष्टि करने में सक्षम हो गया था। ऐसा करते ही उसका दिल अपनी वरिष्ठ जिया के लिए कृतज्ञता से भर गया। दुर्भाग्य से बूढ़ा मेंग काई यांग और जिया निंग चांग के बीच में आ गया, जिससे उनके मधुर पल में खलल पड़ गया। और एक मां मुर्गी की तरह अपने छोटे चूजों की रक्षा करते हुए, उसने अपने प्रिय शिष्य की रक्षा की। संदेह से काई यांग ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मेंग वूया ने घुराघुराते हुए गर्व और धार्मिकता से भरा चेहरा दिखाया। यह मेरा शिष्य है। तुम्हारा शिष्य? काई यांग का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसकी आंखें लगातार जिया निंग चांग और मेंग वूया के बीच पूरी तरह अविश्वास से घूम रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था, उसने सचमुच कभी नहीं सोचा था कि कोषाध्यक्ष मेंग जैसा गैरजिम्मेदार आदमी वास्तव में एक शिष्य को स्वीकार करेगा। यह कोई आकस्मिक या झूठा शिष्य तो नहीं हो सकता, है ना? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बगल की ओर देखते हुए मेंग वूया ने काई यांग से पूछा। हम एक दूसरे को नहीं जानते। जिया निंग चांग का जवाब बेहद स्पष्ट और दृढ़ था, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची। जवाब देते हुए वह भी मेंग वूया के पीछे छिप गई, और अपने हाथों को रक्षात्मक मुद्रा में रख लिया। काई यांग ने इशारा समझ लिया और हंसते हुए कहा,
इसे एक दूसरे को जानने जैसा नहीं माना जा सकता। बस उस रात बड़ी बहन ने एक छोटे से काम में मेरी मदद की थी। मेंग वू या ने सिर हिलाया। जिया निंग चांग ने उसे इस मामले के बारे में पहले ही बता दिया था, और अगर उस रात की बात न होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि काय यांग में इतनी शुद्ध यांग प्रकार की विश्व की हुई है। कोषाध्यक्ष मेंग, बड़ी बहन को किस तरह के काम के लिए मेरी मदद चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसने जिज्ञासु नजरों से पूछा। चूंकि यह जियानिंग चांग से जुड़ा था, इसलिए वह काम चाहे जो भी हो, अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। जवाब देने के बजाय मेंग वू या अपने प्रिय शिष्य की ओर मुड़ा और पूछा, क्या वह ठीक है? जिया निंग चांग के नाजुक कान अचानक लाल हो गए, उसकी आंखें नीची थीं और कोई देख सकता था कि उसकी लंबी पलकें कांप रही थीं। काफी देर बाद ही उसने हिचकिचाते हुए अपना सिर हिलाया। उसे इस तरह व्यवहार करते देख मेंग वू या खुद को झुंझलाहट से भरी एक हल्की सी आह भरने से नहीं रोक सका। रुको रुको रुको। चूंकि समय सीमित है, इसलिए यह वही होगा। काय यांग एक तरफ खड़ा होकर बिना कुछ कहे पूरी प्रक्रिया देख रहा था। कुछ मिनट बाद मेंग वू या अचानक गंभीर स्वर में बोलने लगा, काय यांग, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस धरती पर कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो आम लोगों से अलग होते हैं। इन लोगों के पास ऐसे कौशल और क्षमताएं होती हैं जिनकी कल्पना आम लोग शायद ही कर सकते हैं। काय यांग बस उसे घूरता रहा और फिर धीरे से बोला, कोषाध्यक्ष मेंग, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी खासकत काठी होती है। ये सही है। उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ये लोग स्वर्ग द्वारा संरक्षित हैं और स्वर्ग की संतान हैं। कुछ लोग साधना में निपुण होते हैं, कुछ दूसरों की तुलना में जल्दी ठीक हो सकते हैं, जबकि कुछ काया युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। विभिन्न प्रकार की कायाएं होती हैं, जो विभिन्न आकार और रूपों में आती हैं, लेकिन चाहे कोई भी हो, जब तक उनके पास एक विशेष काया होती है, वे दूसरों की ईर्ष्या का विषय होते हैं। बस विशेष काया वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं, आपको लाखों लोगों में एक भी नहीं मिल सकता। नन्हे काय यांग, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आज तुम्हें एक विशेष काया वाले व्यक्ति को देखने का सौभाग्य मिला है। चौंक कर काय यांग ने जिया निंग चांग की ओर देखा, जो उस समय मेंग वू या के पीछे छिपी हुई थी। मुझे मत बताओ कि यह बड़ी बहन है। हे, अहंकार से भरे चेहरे के साथ मेंग वू या ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह सही है। निंग चांग आम लोगों से अलग है। काय यांग का दिल धड़क रहा था। हजार बार भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह छोटी और आसानी से शर्मीली हो जाने वाली बड़ी बहन वास्तव में एक विशेष शरीर वाली व्यक्ति थी। बड़ी बहन में क्या खास बात है? काय यांग खुद को उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। मेंग वू या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मन ही मन बुदबुदाते हुए चिंतन में डूब गया, और अंत में कहा, पेड़ पर लगे ये फल अभी अभी पके हैं, इसलिए मेरे प्यारे शिष्य, इन्हें गोलियों में बदल दो। जिया निंग चांग 3 सूर्य के फलों के पेड़ के पास गया और उसकी शाखाओं से हल्के से पके फल तोड़ लिए। काय यांग ने कुछ नहीं पूछा, उसे लगा कि उसके सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। मेरे शिष्य, उसे अपनी थोड़ी शक्ति दिखा दो। मेंग वू या हंसा। जिया निंग चांग ने सिर हिलाया और फिर काय यांग के पास गई। उसने अपने सफेद जेड जैसे हाथों में से एक को अपनी हथेली पर रखते हुए फल रखे। कृपया ध्यान रखना छोटे भाई। जिया निंग चांग ने अपनी विश्व क्यूई सक्रिय करने से पहले उसे चुपचाप निर्देश दिया। काय यांग बेहद हैरान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही उसने अपनी विश्व क्यूई सक्रिय की, उसने देखा कि फलों के भीतर से एक चमकदार लाल ऊर्जा निकल रही थी। फलों के भीतर की यांग ऊर्जा फूट पड़ी। चूंकि काय यांग ने सच्ची यांग रणनीति का अभ्यास किया था, इसलिए वह यांग ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील था। अब वह 3 सूर्य के फलों के भीतर की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो हिंसक रूप से बाहर की ओर फूट रही थी। लेकिन यह कैसे हुआ? फलों के भीतर से आने वाली ऊर्जा जिया निंग चांग के सामने एकत्रित हो गई। जब फलों से सारी ऊर्जा निकाल ली गई, तो काय यांग ने देखा कि वे हवा में विलीन होने से पहले बिना किसी यांग क्यूई के सिकुड़कर नीचे गिर गए। यह पूरी प्रक्रिया 10 सांसों में हुई। जिया निंग चांग फिर हिली, एक हाथ से निकाली गई ऊर्जा को थामे हुए था, जबकि दूसरे हाथ से हवा में कुछ अनजानी हरकतें हो रही थी। तभी कुंडलित ड्रैगन धारा के भीतर से यांग क्यूई एक ठोस धारा के रूप में उसकी ओर दौड़ी। अपने हाथ की एक गति से जिया निंग चांग ने उस क्यूई को पकड़ लिया और फलों से पहले से ही संघनित लाल रंग की ऊर्जा में मिला दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी पकड़ने की गति तेज होती गई क्योंकि यांग क्यूई की हर मुट्ठी उसकी हथेली में फलों की लाल ऊर्जा के साथ समाहित होती गई। हालांकि जैसे जैसे और ऊर्जा डाली गई, संचित ऊर्जा न केवल फैलती गई, बल्कि उसका आकार भी कम होता गया। लेकिन ऊर्जा गेंद के भीतर की ऊर्जा और भी मजबूत होती जा रही थी।
कुछ मिनट बाद जिया निंग चांग ने आखिरकार कुंडलित ड्रैगन धारा से यांग क्यूई को पकड़ना बंद कर दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से ऊर्जा गेंद को निचोड़ा। उसके दोनों हाथ जल्दी से आपस में जुड़ गए और जब उसने अपने हाथ फिर से खोले तो उसकी हथेली में 3 चमकदार लाल गोलियां थीं। गोलियां चिकनी और गोल थीं, जिनमें एक आकर्षक चमक थी, और गोलियों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर काई यांग बहुत देर से बिना किसी प्रतिक्रिया के सामने देखता रहा था। जो दृश्य घटित हुआ था उसे सर्वोच्च कौशल के अलावा और कोई नहीं समझा सकता था। बस उसी क्षण काई यांग को एहसास हुआ कि उसकी बड़ी बहन ने गोलियों की वह शीशी कैसे प्राप्त की थी। उसने गोलियों को इस तरह परिष्कृत किया था, लेकिन क्या यह बहुत आसान और सरल नहीं था। रसीद वाहक मास्टर मूल रूप से दुर्लभ थे और गोलियों के सफल शोधन के साथ साथ हमेशा कई असफलताएं भी होती थीं। और जब रसीद वाहक मास्टर गोलियों को परिष्कृत करते थे तो उन्हें विशेष उपकरणों का उपयोग करना पड़ता था, जिनमें भट्टियां, आग आदि शामिल थे। लेकिन बड़ी बहन जिया ने केवल अपने हाथों का उपयोग किया था और 3 सूर्य फलों के अलावा उसने किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया था। फिर भी उसने इतनी आसानी से वे 3 गोलियां बना ली। तुम्हारे लिए, काई यांग के सामने हाथ रखकर उसने गोलियां उसे दी। गहरी सांस लेते हुए काई यांग ने गोलियां लेने से पहले अपने बेचैन दिल को शांत किया। फिर उसने हर गोली की बारीकी से जांच की और पाया कि हर एक गोली में यांग क्यूई थी, जो असली फल से कहीं ज्यादा गाढ़ी और गाढ़ी थी। आखिरकार जब जिया निंग चांग गोलियां परिष्कृत कर रही थी तो उसने कोयलिंग ड्रैगन स्ट्रीम से यांग क्यूई भी मिलाई थी। बड़ी बहन, अगर आप गोलियां परिष्कृत करना शुरू कर दें तो मौजूदा विक्रेताओं के पास कोई ग्राहक नहीं बचेगा। काई यांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसने पहले कभी किसी को गोली के शोधन को इतना सरल बनाते नहीं देखा था। मुझे डर है कि वे प्रसिद्ध गोली विशेषज्ञ भी जिया निंग चांग जैसी क्षमता के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ी बहन, आपके पास कौन सा विशेष शरीर है? काई यांग ने पूछा। मेंग वुया ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा गोली शरीर। गोली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुरा नहीं। मेंग वुया ने सिर हिलाया, ये शरीर बेहद अनोखे हैं। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा की गोली का शरीर है वे बिना किसी दुष्प्रभाव या नुकसान के गोलियां बना सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि सभी औषधियों में 1/3 जहर होता है, और हालांकि वे साधक की शक्ति बढ़ा सकती हैं, लेकिन उनका लाभ सीमित होता है। लेकिन पवित्र आत्मा की गोली के शरीर से बनी गोलियों के लिए शरीर जहर को शुद्ध करने में सक्षम होता है। अब तक तुम्हारी बड़ी बहन ने केवल 5 वर्षों तक साधना की है। आज वह वियोग और पुनर्मिलन की सीमा पर है, और अगर मैंने जानबूझकर उसकी क्षमता को दबाया न होता तो मुझे यकीन है कि वह पहले ही वास्तविक तत्व सीमा तक पहुंच चुकी होती। काई यांग चकित थी। 5 वर्षों की अवधि में वह वियोग और पुनर्मिलन की सीमा तक साधना कर चुकी थी। जी होन चेन भी केवल इसी अवस्था तक पहुंच पाया था, लेकिन उसे कितने वर्ष लगे होंगे? लगभग 10 वर्ष लगने चाहिए थे। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि बड़ी बहन ने ये सब दमन के तहत किया था, तो अगर उस पर दमन नहीं होता तो क्या वह सु यान से ज्यादा ताकतवर नहीं होती? काई यांग को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि उसकी योग्यता उस व्यक्ति की तुलना में फीकी पड़ गई थी। उसके सामने मैं बस जमीन पर पड़ा कुछ था, आसमान में किसी चीज को देख रहा था। यह व्यक्ति पूरे स्काई टावर में नंबर 1 जीनियस था। लेकिन जिया निंग चांग की इतनी तेजी से तरक्की के लिए आप साधना गोलियों से मिली अपार सहायता को नहीं भूल सकते। मेंग वुया ने बोलना जारी रखा, पवित्र आत्मा की गोली शरीर के न केवल लाभ है, बल्कि अगर आप इसे उपयुक्त कौशल के साथ साधना करते हैं तो जब तक उनमें ऊर्जा है आप आकाश के नीचे किसी भी चीज को परिष्कृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हवा में ची को ही लें। जब तक मेरी शिष्या इच्छुक है वह इसे गोलियों में भी परिष्कृत कर सकती है। जब तक उसमें ऊर्जा है आकाश के नीचे की कोई भी चीज गोलियों में परिष्कृत की जा सकती है। चूंकि पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा परिष्कृत थी तो आपको 3 सूर्य के फल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी। काई यांग देख सकता था कि भविष्य में ये सीनियर जिया पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कीमियागर गुरु होगा। इस प्रकार के शरीर के साथ जन्म लेने पर कोई भी उसकी क्षमता की बराबरी नहीं कर पाएगा। इस बार अगली सीमा में प्रवेश करने के लिए उसे अपने शरीर के भीतर कुछ परिष्कृत और निर्मित करना होगा। जहां तक इस चीज का सवाल है वह इसे स्वयं नहीं कर सकती। तो इसलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए? काई यांग ने पूछा। मेंग वुया ने सिर हिलाया। किस प्रकार की चीज? नो ये नोस क्रिस्टल। ये चीजें वास्तविक तत्व सीमा में रहने वालों के लिए बेहद मददगार हैं। इसलिए अगर वह इस चीज को परिष्कृत और निर्मित कर पाती तो इससे उसकी साधना में किसी भी तरह की बाधा को रोकने में मदद मिलती।
वियोग और पुनर्मिलन सीमा से वास्तविक तत्व सीमा में जाने के लिए व्यक्ति को अपनी विश्व QE को वास्तविक QE में बदलना होगा, जो कहीं अधिक शुद्ध और शक्तिशाली है। ये भी एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे सभी साधकों को करना आवश्यक था, और यदि इस प्रक्रिया के साथ कोई अनमोल खजाना हो, तो रूपांतरित वास्तविक QE सामान्य से अधिक शक्तिशाली होगी। ये 9 ईनोस क्रिस्टल जाहिर तौर पर एक अनमोल खजाना थे और निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन खजानों में से एक थे। 9 ईनोस क्रिस्टल स्वाभाविक रूप से एक आत्मा सार है और इन्हें प्राप्त करना बेहद कठिन है। और अगर इनका इस्तेमाल ऐसे लोग करते जो इसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये तुरंत पिघलकर गायब हो जाएंगे। केवल वे लोग ही इन्हें नियंत्रित कर पाएंगे जो यांग ची की साधना करते हैं। और यह भी कि उनकी यांग विश्व ची की शुद्धता एक निश्चित सीमा तक पहुंचनी चाहिए। यही कारण है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। मुझे वास्तव में क्या करना होगा? काय यांग ने पूछा। मेंग वू या अचानक बहुत अधीर हो गया। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। काय यांग ने अपनी नाक भींची और सोचा कि बूढ़ा मेंग इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। ये चीज कहाँ है? हम इसे कब लेने जा रहे हैं? ये ब्लैक विंड माउंटेन में है। वहां कुछ 9 येन इकट्ठा हुए हैं। और केवल 7 जुलाई को ही 9 येन QE वास्तव में इकट्ठा होंगे, और तभी आप उनकी येन QE वापस पा सकेंगे। तो ज्यादा समय नहीं बचा है। काय यांग ने सोचा और हिसाब लगाया। 7 जुलाई तक सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर आपको ब्लैक विंड माउंटेन में प्रवेश करना है, तो अंदर जाने में भी कुछ समय लगेगा। तो अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं अभी जल्दी जाना चाहूंगा। वरना हमें इसके लिए 1 और साल इंतजार करना पड़ेगा। मेंग वू या ने गंभीरता से कहा। मैं कभी भी जा सकता हूं। काय यांग मुस्कुराया। तो 2 दिन बाद मुझे ढूंढने के लिए कंट्रीब्यूशन हॉल में आ जाना, क्योंकि मुझे अभी कुछ चीजें तैयार करनी है। मेंग वू या ने गर्मजोशी से जवाब दिया। ठीक है, तो हम 2 दिन बाद मिलेंगे। तारीख तय होने के बाद दोनों पक्ष 2 दिन बाद योगदान हॉल में मिले और विदा हुए। उसकी पीछे हट्टी पीठ को देखते हुए मेंग वू या ने एक हल्की सी आह भरी। उसका चेहरा अजीब था। आप समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या सोच रहा है, और काफी देर बाद ही उसने कहा, मेरे शिष्य, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? जिया निंग चांग के कपड़े फड़फड़ाए और उसने सिर हिलाया। हाँ। मेंग वू या ने आगे कहा, अगर तुम सचमुच 9 ईनोस क्रिस्टल को परिष्कृत नहीं कर पा रहे हो, तो भी तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो, बस तुम्हारी भविष्य की शक्ति थोड़ी कमजोर होगी। जिया निंग चांग हल्के से हंसा, लेकिन अगर मैं गुरु की मदद करना चाहता हूं, तो क्या शुद्धतर सच्ची ची के साथ यह बेहतर नहीं होगा? गुरु, आपने मुझे बचाया और बड़ा किया, शिष्य भी आपकी मदद करना चाहता है। लेकिन तुम इस पर फिर से विचार क्यों नहीं करते? 2 दिन की देरी का कारण यह था कि मेंग वू या चाहता था कि जियानिंग चांग इस पर दोबारा विचार करे। शर्माते हुए जियानिंग चांग ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे उससे सचमुच नफरत नहीं है। मेंग वू या ने जानबूझकर आह भरी, हमने उस बच्चे का फायदा उठाया। काय यांग के उदासीन व्यवहार के बारे में सोचकर मेंग वू या को इतनी नफरत हो गई कि उसके दांत खुजलाने लगे। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि तुम यहाँ किसी की मदद करने आए हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा कितना फायदा उठाया जाएगा। हर हाल में चिंगारी न तो पैदा होनी चाहिए और न ही उड़नी चाहिए। आखिरकार ये छोटी सी जगह ऐसी नहीं है जहां उसका शिष्य बस जाए। मेंग वू या चिंतित हो गया, उसकी अंतड़ियां गांठ में बंध गईं। काय यांग ने सु यान के लकड़ी के घर में वापस न जाकर वह अपनी एकांत लकड़ी की झोपड़ी में लौट आया, जहां वह कई दिनों से नहीं गया था। हालांकि उसे यहां आए हुए काफी समय हो गया था, फिर भी वह पहले जैसी ही साफ सुथरी थी। धूल का एक कण भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर कौन होगा जो उसकी झोपड़ी को साफ कर रहा था। हालांकि कोषाध्यक्ष मेंग बहुत अस्पष्ट थे, फिर भी काय यांग को पता था कि वह कहां जा रहा है और उसे क्या करना है। चूंकि यह वह जगह थी जहां 9 येन इकट्ठा होते थे, इसलिए येन क्यू बहुत घना होगा। और उसकी यांग क्यू येन क्यू का सबसे बड़ा अभिशाप है, इसलिए ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं थी। बस उसकी वर्तमान साधना बहुत कम थी, इसलिए उसे कुछ यांग द्रव जमा करने की जरूरत थी, ताकि लंबी लड़ाई में उसे ज्यादा नुकसान न हो। यह संयोग ही था कि उसके सीनियर जिया ने उसके सभी 3 सूर्य फलों को गोलियों में बदल दिया था, जो उसके यांग द्रव बूंदों की अच्छी पूर्ति थी। 3 सूर्य फलों के पेड़ों में प्रत्येक पेड़ पर 3 फल उगते थे, कुल मिलाकर 12 चमकदार लाल गोलियां। और प्रत्येक गोली से वह यांग द्रव की 3 बूंदें बना पाता था। इस प्रकार उसने कुल 36 यांग बूंदें संघनित कर ली थीं। ये बूंदें चाहे युद्ध में इस्तेमाल की जाएं या येन क्यू से बचाव के लिए बेहद मददगार होती।
ये वे चीजें थीं जिन पर वह जीवित रहने के लिए निर्भर करता था। पूरा दिन लगाकर काई यांग आखिरकार सभी 12 गोलियों को परिष्कृत करने और यांग द्रव बूंदों को संघनित करने में कामयाब रहा। जब उसने उन्हें संघनित किया तो उसने न केवल 36 बूंदें संघनित की बल्कि 4 अतिरिक्त बूंदें भी, कुल मिलाकर 40 बूंदें। अगर आप उसके डायंटियन में पहले से मौजूद बूंदें भी मिला दें तो उसके पास काफी बड़ी मात्रा में यांग द्रव होता। इस बार उसे आखिरकार कुछ बढ़त मिली। जब उसने सभी यांग द्रव बूंदों और गोलियों को संघनित और परिष्कृत कर लिया तो काई यांग को पता चला कि वह प्रारंभिक तत्व के चौथे चरण में पहुंच गया है। यह सफलता सचमुच बहुत अचानक हुई, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, लेकिन यह सफलता बेहद तरल थी, पानी की तरह उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। इस पर विचार करने के बाद काई यांग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह शायद पिछले कुछ दिनों में उसने बड़ी मात्रा में साधना की गोलियां खाई थी और उसके बाद 12 यांग गोलियां खाई थी। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का अभिसरण जिससे वह सफलता प्राप्त कर सका, कोई अकल्पनीय बात नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह दान कक्ष के द्वार के सामने खड़े काई यांग ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद सामने का दरवाजा खुला और जिया निंग चांग अंदर से बाहर आए। उसके कंधे से एक हाथ लंबा पैकेट लटका हुआ था जिसमें बहुत सी चीजें थी। छोटे भाई, आप आ गए। जिया निंग चांग ने धीमी आवाज में उसका अभिवादन किया। हाँ, काई यांग ने सिर हिलाया। कोषाध्यक्ष मेंग कहाँ है? कल उन्हें अचानक एक पुरानी बीमारी हो गई थी, वे इलाज के लिए गए हैं, इसलिए वे हमारे साथ नहीं आ सकते। जिया निंग चांग ने बताया। उनकी आंखें लगातार झपक रही थीं, पलकों की 2 पंक्तियां छोटे पंखों की तरह कांप रही थीं। काई यांग ने उसे शक की निगाह से देखा और जिया निंग चांग की आंखों में घबराहट के भाव उभर आए। क्या हमें उनका इंतजार करना होगा? हालांकि काई यांग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है, फिर भी उन्होंने कुछ भी जाहिर नहीं किया। जरूरत नहीं है, मुझे उस जगह का पता है और समय निकल रहा है। गुरु ने कहा है कि हमें उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। काई यांग को आगे कुछ न पूछते देखकर जिया निंग चांग ने अपना मन हल्का किया। ठीक है। काई यांग मानने से पहले थोड़ा हिचकिचाई। इस बार मैं छोटे भाई को परेशान करूंगी, जिया निंग चांग ने एक ही सांस में कहा। बड़ी बहन बहुत विनम्र है। काई यांग ने हल्की मुस्कान बिखेरी। दोनों लोग तुरंत योगदान कक्ष से बाहर निकल गए। योगदान कक्ष के भीतरी कक्ष में कोषाध्यक्ष मेंग सो रहे थे। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की प्लेटें और साथ ही शराब के कुछ बर्तन रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोषाध्यक्ष मेंग अच्छी शराब पीकर सो गए हो। मेज पर रखे व्यंजन जिया निंग चांग ने बनाए थे, लेकिन हर एक में एक खास मसाला था। इस मसाले को उनके पवित्र आत्मा की गोली के शरीर से परिष्कृत किया गया था। इस किस्म की दवा का विरोध मेंग वू या के स्तर का कोई भी नहीं कर सकता था। जहां तक उसकी नींद की बात है तो वह कुछ दिनों तक ही चलनी चाहिए। मेंग वू या जीवन भर चतुर रहे थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वह अपने ही प्रिय शिष्य के हाथों मारे जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जब तक मेंग वू या जागेंगे तब तक सब कुछ हो चुका होगा। काई यांग और जिया निंग चांग ब्लैक प्लम गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 2 घोड़े और आगे की लंबी यात्रा के लिए जरूरी कुछ रोजमर्रा की चीजें खरीदी। खरीदारी करते हुए काई यांग ने उनके गंतव्य के बारे में भी पूछताछ की। जिया निंग चांग के अनुसार उनका गंतव्य ब्लैक प्लम गांव से लगभग 9-10 दिन की दूरी पर था। उन्हें ब्लैक विंड माउंटेन पार करना था। हालांकि यात्रा लंबी थी, उनके पास काफी समय था। दोनों के गांव से निकलने के कुछ ही देर बाद जी होन चेन के कानों तक उनकी खबर पहुंची। जिस दिन से उसने सु यान और काई यांग को वन जेल में अंतरंग होते देखा था, तब से जी होन चेन ने हताश होकर कई दिनों तक खूब शराब पी थी। आखिरकार कल वह अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया था। गहराई से सोचने के बाद उसे लगा कि जैसा उसने देखा था वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सु यान का स्वभाव ऐसा था जिससे जी होन चेन बिल्कुल वाकिफ था। अपने अहंकार और ताकत के साथ वह काई यांग जैसे घटिया इंसान के साथ कैसे अंतरंग हो सकती थी। इसके अलावा उन दोनों में बिल्कुल भी समानता नहीं थी और शायद वन जेल की घटना से पहले उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी, इसलिए वे मूलतः अजनबी थे। गहराई से सोचने के बाद जी होन चेन इस नतीजे पर पहुंचा कि उस दिन सु यान और काई यांग ने कुछ किया था। उस समय ईर्ष्या और नफरत के कारण उसका खून खौल रहा था और उसका दिमाग धुंधला रहा था, इसलिए वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। लेकिन गहराई से सोचने के बाद जी होन चेन की आत्मा में काफी शांति आ गई। कल जब उसने सु यान को हमेशा की तरह उसी सुंदरता और शान का प्रदर्शन करते देखा, तो वह अब पागल नहीं था और न ही उस दिन की तरह अपना संयम खोया था।
हालांकि सु यान की ओर से यह एक धमाकेदार खबर थी, लेकिन इस खुलासे के बाद जी होन चेन के दिल की गांठ गायब हो गई। जब तक सु यान किसी और पुरुष के हाथ नहीं लग जाती, तब तक देर सवेर वह उसकी हो ही जाएगी। जी होन चेन को इस बात का पूरा भरोसा था। आखिरकार वह स्काई टावर का सबसे उत्कृष्ट पुरुष शिष्य था और सु यान सबसे उत्कृष्ट महिला शिष्या। उन दोनों का मिलन स्वाभाविक रूप से ऐसा था जिसे सभी बुजुर्ग देखना चाहते थे। सुबह सुबह जी होन चेन ने सावधानी से तैयारी की, क्योंकि वह बाद में ब्लैक विंग ट्रेड में सु यान से मिलने जाना चाहता था। लेकिन जब वह बाहर जाने ही वाला था, तो एक अनुशासनप्रिय शिष्य अचानक दौड़कर उसके पास आया और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने कहा, भाई जी, मैंने अभी अभी का यान को स्काई टावर से जाते देखा है। जी होन चेन ने यह सुना और चालाकी से पूछा, क्या वह अकेला चला गया? नहीं, वह जीनिंग चांग नाम की एक डाक हॉल शिष्या के साथ चला गया। शिष्या ने उत्तर दिया, जिया निंग चांग। जी होन चेन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं उसे जानता हूँ। उसकी ताकत मेरे बराबर है, लेकिन वह कोई मुख्य शिष्या नहीं है। यह महिला बहुत अजीब है। वे कहाँ गए? जी होन चेन की आंखों में उस समय एक अजीब सा भाव था। भगवान दया करे, वह कचरा सचमुच उस समय टावर से चला गया, मानो वह तो खुद को मार डालने की मांग कर रहा था। मेरे दिल में बसी नफरत को मिटाने का यही तो उपाय था। मुझे उनकी मंजिल नहीं पता, लेकिन जाहिर है कि वह बहुत दूर होगी, क्योंकि उन्होंने ब्लैक प्लम विलेज में 2 घोड़े खरीदे हैं। इतनी दूर? जी होन चेन ने अपनी भौहें उठाई। ठीक है, अच्छा अच्छा। जी होन चेन अचानक मुड़ा और मुंह बिचकाते हुए बोला, ऐसे कई शिष्यों की तलाश करो जिनकी ताकत कम से कम वियोग और पुनर्मिलन की सीमा पर हो, ताकि वे मेरे साथ इस यात्रा पर जा सकें। भाई, तुम क्या करना चाहते हो? हे, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। क्या तुम फिर से पूछना चाहते हो? जी होन चेन के चेहरे के भाव विकृत हो गए। वह प्रतिद्वंद्वी का पीछा करना चाहता था, काय यांग से छुटकारा पाना चाहता था, और साथ ही जियानिंग चांद को भी अंधेरे में रखना चाहता था। आखिरकार अगर इसकी खबर लीक हो गई, तो परिणाम कोई मजाक नहीं होंगे। भाई, यह अनुचित है। उस अनुशासनात्मक शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि काय यांग केवल प्रारंभिक तत्व चरण के परीक्षण का शिष्य था। इसलिए अगर वह स्कूल के बाहर मर भी जाता, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डाक हॉल की वह शिष्या, जियानिंग चांग, अलग थी। उसकी पृष्ठभूमि अस्पष्ट थी, लेकिन चूंकि वह शक्ति में वियोग और पुनर्मिलन की सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं थी। अगर वह मर जाती और स्काई टावर जांच शुरू कर देता, तो भाग लेने वाले भाइयों का पीछा किया जाता और उनके पास स्काई टावर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ लोगों को ढूंढो, तो तुम अब भी यहाँ किस लिए खड़े हो? जी होन चेन ने अधीरता से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं जाकर उन्हें खुद ढूंढूं? ईर्ष्या के कारण जी होन चेन पर भूत सवार हो गया था। वह अपनी मूल शांत मनस्थिति को बनाए नहीं रख पा रहा था। उसके मन में अब केवल काय यांग को मारने के विचार ही थे। भाई, पिछली घटना के बाद महापुरुष ने सख्त आदेश दिया था कि किसी को भी काय यांग से लड़ने की अनुमति नहीं है। क्या तुम महापुरुष की चेतावनी भूल गए? ये याद दिलाते हुए जी होन चेन ने खुद पर नियंत्रण पा लिया। बिल्कुल सही, पिछली बार महापुरुष ने अचानक घोषणा की थी कि कुछ समय के लिए काय यांग को परेशान करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। इस निर्देश ने सबको हैरान कर दिया था। हालांकि जी होन चेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह इतना अच्छा मौका कैसे बर्बाद कर सकता था? यह इतना अच्छा मौका था, क्या उसे सचमुच इसे हाथ से जाते देखना था? अगर उसने इस बार काय यांग को नहीं मारा, तो उसे पता नहीं कब तक इंतजार करना होगा। अगर उसने स्काई टावर में ही रहना चुना और जाने से इनकार कर दिया, तो बाद में वह क्या करेगा? वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अनुशासन प्रिय शिष्य ने कुछ सोचा और एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, भाई जी, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे लोग इसमें शामिल होना चाहेंगे। मुझे लगता है कि अगर लोगों को इसके बारे में पता होता, तो बहुत से लोग इस मौके का फायदा उठाने को तैयार होते। तुम्हारा क्या मतलब है? जी होन चेन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। कहा जाता है कि रक्त समूह का उपप्रमुख लोंग जाइतियान पिछले महीने से काय यांग के बारे में जानकारी ले रहा था। लोंग जाइतियान, जी होन चेन स्वाभाविक रूप से उसे जानता था, क्योंकि वह रक्त समूह में एक लोकप्रिय व्यक्ति था और उसकी शक्ति भी अमर उत्थान सीमा पर थी। लेकिन उसका पोता उतना उत्कृष्ट नहीं था। इस साल वह शायद केवल क्यूई शोधन सीमा पर था। जी होन चेन उलझन में था। लोंग जाइतियान काय यांग के बारे में क्यों पूछताछ कर रहा होगा? वह व्यक्ति हताश होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका।
लॉन्ग ज़ाइतियान अपने पोते के लिए उस मोहक लड़की हु मेई एर का पीछा कर रहा है और उसे पहले से ही अपना मानता है। लेकिन काय यांग और हु मेई एर के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है, इसलिए लॉन्ग ज़ाइतियान ने कहा कि काय यांग को मरना होगा। उसे किसी और की औरत को छूने का कोई भी विचार रखने के परिणाम सिखाए। हु मेई एर जी होन चेन के मन में एक बड़े स्तनों वाली स्त्री का आभास हुआ, जिसके नितंब ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और जिसका शरीर एक आकर्षक युवती जैसा था। उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं। वह मोहक लड़की लोगों को उत्तेजित करने में माहिर थी और तीनों संप्रदायों के लगभग हर शिष्य ने उसके बारे में सुना था। जी होन चेन ने भी उसे एक बार देखा था। वह बेकार आदमी सचमुच कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने अचानक उस मोहक लड़की के साथ संबंध बना लिया है। हालांकि जी होन चेन के मुंह से नेक शब्द निकल रहे थे, लेकिन वह मन ही मन गुस्से से कोस रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने संदेह से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी विस्तृत खबर तुम्हें ये कहां से मिली? अगर लॉन्ग ज़ाइतियान काय यांग की जान लेना भी चाहता, तो वह इसकी घोषणा दूर दूर तक नहीं करता। अगर यह बात सबको पता चल जाती, तो क्या इससे उसके दुश्मन सतर्क नहीं हो जाते? अगर काय यांग को इस बारे में पता होता, तो क्या वह स्काई टावर छोड़ने की हिम्मत रखता? अनुशासनात्मक शिष्य का चेहरा थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसे विवरण तो पता था, लेकिन वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। बताओ, जी होन चेन ने उसे सख्ती से आदेश दिया। हाँ, अनुशासनात्मक शिष्य हताश होकर बोला, कुछ दिन पहले जब मैं ब्लैक प्लम विलेज के स्प्रिंग विंड रेन हाउस में था, शराब पी रहा था, तो लॉन्ग ज़ाइतियान अगले कमरे में था। इसलिए मैंने उसकी बातचीत ध्यान से सुनी। अगले कमरे में औरत के साथ, वसंत ऋतु की हवा, बारिश का घर। जी होन चेन ने उस आदमी को एक आंख से बदमिजाज देखा। वह वहां सिर्फ शराब पीने तो नहीं गया होगा। उस व्यक्ति ने जल्दी से आगे कहा, भाई जी, अगर लॉन्ग ज़ाइतियान को यह खबर पता चल गई, तो वह काय यांग को आसानी से नहीं छोड़ेगा और हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग ज़ाइतियान स्वभाव से ही कामुक है। अगर हम उसे यह बताएंगे, तो उसे पता चल जाएगा कि काय यांग के साथ एक खूबसूरत औरत है। तुम्हें क्या लगता है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी होन चेन का चेहरा खिल उठा और उसने शिष्य की तारीफ करने से पहले ठंडी मुस्कान दी। बहुत ही चतुर योजना। उधार के चाकू से हत्या करने की यह चाल एक अच्छी योजना थी। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने फिर कहा, चूंकि लॉन्ग ज़ाइतियान उसे ढूंढना चाहता है, उसे यह खबर दे दो, लेकिन ये बात गुप्त रखनी चाहिए। ऐसी कोई बात मत बताना जिससे तुम्हारी पोल खुल जाए, क्योंकि लॉन्ग ज़ाइतियान को ये खबर बिल्कुल नहीं पता होनी चाहिए। उसे ये भी बता देना कि काय यांग वाली मादा की साधना वियोग और पुनर्मिलन सीमा पर है, इसलिए वह मुर्गी को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे फुसलाकर लाए गए चावल को खो देगा। हाँ, उस व्यक्ति ने जल्दी से जाने से पहले कहा, काय यांग, इस बार देखते हैं कि तुम मौत से कैसे बचते हो। ये बस अफसोस की बात है। जिया निंग चांग पूरे दिन घूंघट में रहती है, और हालांकि उसने उसे कभी नहीं देखा था, जी होंग चेन को लगभग यकीन था कि वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी। अगर ऐसी कोई महिला लॉन्ग ज़ाइतियान के हाथों में पड़ जाती, तो उसका भाग्य निश्चित से भी ज्यादा निश्चित था। उस समय जी होंग चेन को लॉन्ग ज़ाइतियान की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या हुई। स्काई टावर मंडप, अनुशासन भवन शुरू हुआ, वे सभी उपद्रव करने लगे। ब्लैक प्लम गांव में भी कोई उपद्रव कर रहा था। काय यांग और जिया निंग चांग के घोड़े पर सवार होकर चले जाने के बाद लोगों का एक समूह छिपकर बाहर आया। नेता का चेहरा ठंडा था, और काय यांग की पीठ को घूरने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने साफ देखा? क्या वह व्यक्ति काय यांग था? बिल्कुल, मैंने भाई नूलांग को साफ देखा। वह निस्संदेह काय यांग ही था। पहले उसने हमें पीटा था, इसके बाद चेन शाओ फैंग भाई नू ताओ को ढूंढने गया। उसने कहा कि वह उसे सबक सिखाने का कोई मौका ढूंढेगा। इसलिए वे एक दिन ब्लैक विंड ट्रेड गए और फिर कभी वापस नहीं आए। नू लांग का चेहरा धुंधला गया। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ घोड़े खरीदो, हमें उनका पीछा करना होगा। मुझे अपने छोटे भाई का पता लगाना है, और यह भी कि वह जिंदा है या मर गया। नू ताओ और चेन शाओ फैंग एक महीने से ज्यादा समय से लापता थे। नू लांग ने उन्हें हर जगह ढूंढा था, लेकिन वे नहीं मिले थे, और पूछताछ के दौरान काय यांग का नाम कई बार आया। उसे असली स्थिति का पता नहीं था, लेकिन उसे काय यांग से पूछताछ करनी ही थी। यदि उसका छोटा भाई उसके हाथों मारा गया हो, तो बड़े भाई के रूप में उसे छोटे भाई का बदला लेना होगा। नू लांग के लोगों का समूह, जिसका वह नेता था, कूच के लिए तैयार था। चूंकि वह हाल ही में ची रूपांतरण चरण में प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसकी विश्वची अभी स्थिर नहीं हुई थी।
इस स्तर के मार्शल अभ्यासियों के लिए इस प्रकार की भावनाओं के झंझावात से वे सबसे आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। नु लांग भी कोई अपवाद नहीं था। शेष 7-8 लोग केवल संयमित शरीर चरण में थे, कुछ प्रारंभिक तत्व चरण में थे, लेकिन कुल मिलाकर उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। बस उनकी संख्या अच्छी थी। काय यांग की साधना के बारे में नु लांग स्वाभाविक रूप से जानता था, इसलिए उसने इसे अपनी आंखों में नहीं डाला। केवल काय यांग के बगल वाली महिला ही थी जो आसानी से उत्तेजित नहीं होती थी। लेकिन ध्यान से सोचने पर यह महिला ज्यादा मजबूत नहीं लग रही थी। उसे देखकर उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी और वह उन प्रसिद्ध स्काई टावर शिष्यों में से नहीं लग रही थी जिनके बारे में उसने सुना था या जानता था। और अगर उसकी ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी तो उसे यात्रा के लिए घोड़े क्यों खरीदने पड़ते। एक बार जब आप एक खास साधना स्तर पर पहुंच जाते तो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा करके आप घोड़े से कई गुना तेज हो जाते। इस तरह विश्लेषण करते हुए नु लैंग की चिंताएं दूर हो गईं। उसे पता नहीं था कि जियानिंग चांग ने घोड़े इसलिए खरीदे थे क्योंकि वह काय यांग के लिए चिंतित थी। आखिरकार काय यांग तो अभी शुरुआती तत्व चतुर्थ चरण में ही था, तो उसके पैर कितने तेज हो सकते थे। स्टॉर्म हाउस के शिष्यों का ये समूह झाड़ियों और परछाइयों में छिपते हुए उनके खुरों के निशानों का पीछा करने लगा। जब काय यांग और जियानिंग चांग अपने घोड़ों को उकसा रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि दो समूहों ने उनका पीछा किया है और उन्हें एक चिमटानुमा संरचना में फंसा लिया है। इतना ही नहीं, दोनों समूहों के इरादे भी दुर्भावनापूर्ण थे। हालांकि जियानिंग चांग की साधना बुरी नहीं थी, फिर भी वह अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जहां वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर सके। इस वजह से वह आसपास हो रही हर चीज को महसूस नहीं कर पा रही थी। चूंकि दोनों अपनी यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। जियानिंग चांग आगे आगे चल रही थी और काय यांग उसके ठीक पीछे, दोनों अपने घोड़ों पर सीधी रेखा में सवार होकर चल रही थी। रात होने तक दोनों को रात बिताने के लिए पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। अलाव के पास एक घेरा बनाकर बैठे और उन्होंने ब्लैक प्लम विलेज से खरीदा हुआ खाना खाया। सिर्फ एक दिन साथ बिताने से ही काय यांग इस बड़ी बहन के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हो गई थी। वह डरपोक और शर्मीली है और बात करते समय उसके कान लाल हो जाते हैं। वह हमेशा धीरे बोलती है, हवा की तरह, मानो यह उसके लिए स्वाभाविक हो। अपने स्वभाव के कारण काय यांग ने उससे बात करने की पहल नहीं की, ताकि सामने वाले को डर न लगे। जब से उसने रहस्यमयी सुनहरे कंकाल के चरित्र को समझा और रहस्यमयी युद्ध कौशल की समझ हासिल की, उसने पाया कि उसकी सच्ची यांग रणनीति बदल गई है। वर्तमान में काय यांग की सच्ची यांग रणनीति यांग क्यूई को अवशोषित कर सकती थी और फिर उसे यांग द्रव में संघनित कर सकती थी। लेकिन अब यांग वातावरण न होने के कारण वह हवा में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सच्ची यांग रणनीति का अभ्यास कर सकता है, जिसे परिष्कृत करके यांग क्यूई बनाया जा सकता है, जिसे फिर सुनहरे कंकाल में अवशोषित किया जा सकता है। इस कौशल के अभ्यास के लिए पर्यावरणीय बाधाएं अचानक गायब हो गईं। काय यांग के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी थी जिससे उसे बहुत खुशी मिली। 3 दिन सड़क पर सवारी करने के बाद वे आखिरकार स्काई टॉवर से हजारों मील दूर एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए। जियानिंग चांग के शब्दों के साथ, उन्हें अब बाकी यात्रा के लिए घोड़ों की जरूरत नहीं थी, आगे सिर्फ पहाड़ ही थे। शहर में उन्होंने अपने घोड़ों को अस्तबल में रखा और कुछ समय के लिए रहने के लिए एक सराय ढूंढ ली। जियानिंग चांग के अनुसार पहाड़ी इलाके के कारण वे आगे की यात्रा के लिए घोड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जियानिंग चांग बहुत चिढ़ गई थी। आखिरकार उसने उससे मदद मांगी थी और उसे अचानक से नजरअंदाज कर दिया था, और यह बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। काय यांग और जियानिंग चांग आसपास के कमरों में रहते थे। एक तेज रोशनी वाले कमरे में काय यांग ध्यान और अभ्यास कर रहा था। इस बीच जियानिंग चांग कल्पना की उड़ान में मग्न थी। लेकिन हर बार जब वह उससे बात करने की कोशिश करती तो आखिरी पल में वह निराश हो जाती। वह उसे चुपके से देखने की आदी थी, लेकिन अब अचानक उसका उससे आमना सामना हो गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। इसके अलावा यह आदमी भी बातचीत करने में आनाकानी करता है। अगर वह उससे बात करती है तो क्या इससे वह उसे नापसंद कर सकता है। जहां जियानिंग चांग इस बारे में चिंतित है, वहीं सराय में 2 और समूह चुपचाप इन दोनों लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। एक दूसरे मोमबत्ती से जगमगाते कमरे में लॉन्ग हुई ब्लड ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठी है। लॉन्ग हुई के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। ब्लड ग्रुप को खबर मिलने के बाद उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर हो गई, आखिरकार वे उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। चुप्पी तोड़ते हुए लॉन्ग हुई ने अचानक कहा, लॉर्ड वेन, हम कब शुरू करें? काय यांग, वह लड़का अंदर है। इस सराय में।
लॉर्ड वेन की कुशलता को देखते हुए उसे पकड़ना आसान काम है ना? वेन फेई चेन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं, उनकी शक्ति वास्तविक तत्व सीमा की 5वीं परत तक पहुंच चुकी है। वे रक्त समूह के एक अंश के नेता हैं। चून की लॉन्ग हुई को मिली खबर सटीक है, इसलिए उन्होंने जिया निंग चांद को जिंदा पकड़ने के लिए लॉर्ड से उनके साथ चलने को कहा। वेन फेई चेन के लोगों के इस समूह के अलावा बाहर कई अलगाव और पुनर्मिलन सीमा के स्वामी भी हैं, जिनकी संख्या लगभग 6 या 7 है। ऐसा लगता है लॉन्ग हुई ने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि योजना अचूक हो, इसे धूमधाम भी कहा जा सकता है। वेन फेई चेन मुस्कुराए, युवा स्वामी लॉन्ग, अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरुआत करूं, तो हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि यह एक छोटा सा शहर है, मेरी ताकत के साथ उनसे निपटना आसान काम है। बगल के लोग घबराएंगे नहीं और कोई सुराग पीछे नहीं छूटेगा। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? लॉन्ग हुई प्रेरित होकर कहती है, काययान को मरना ही होगा और उस औरत को जिंदा पकड़ना ही होगा। कहा जाता है कि वह बहुत खूबसूरत है। चूंकि उसने मेरी औरतों के बारे में विचार करने की हिम्मत की है, तो ये रास्ता दूसरी तरफ भी जाता है। मैं उसकी औरतों का स्वाद चखूंगी। वेन फेई चेन लॉन्ग हुई के स्वभाव को जानता था और इस प्रतिक्रिया का पहले से ही अंदाजा लगा चुका था। उसने फिर कहा, लेकिन गुरु लॉन्ग, आपको सोचना होगा कि वे इतनी दूर से यहाँ क्यों दौड़े आए हैं। क्यों? लॉन्ग हुई ने पूछा। वेई फेई चेन एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, मुझे लगता है कि उनकी यात्रा का कोई न कोई लक्ष्य जरूर है। शायद वे किसी खजाने की तलाश में ब्लैक विंड माउंटेन में जरूर प्रवेश करेंगे। लॉन्ग हुई की भौहें सिकुड़ गईं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ब्लैक विंड माउंटेन में बहुत से लोग खजाने की तलाश में जाते हैं, लेकिन खो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। वेई फेई चेन सिर हिलाते हुए कहते हैं, मास्टर लॉन्ग, ये गलत है। वे स्काई टावर से ब्लैक विंड माउंटेन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन असल में उन्होंने हजारों मील घोड़ों पर सवार होकर यहां रुकने से पहले ही तय कर लिया है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है, तो कल वे यहीं से पहाड़ में प्रवेश करेंगे। उनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, और फिर इस बात की पुष्टि करना आसान है। वे जानते हैं कि वे क्या ढूंढ रहे हैं और उसे कहां ढूंढना है। अगर हम चुपचाप उनके पीछे पीछे चलें, जब उन्हें वह मिल जाए, उन्हें कहना होगा कि वेई फेई चेन का अवलोकन बहुत ही उत्कृष्ट है, विश्लेषण भी काफी सटीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये योग्य है। लॉन्ग हुई के चेहरे पर अब चमक है, जब उन्हें वह मिल जाएगा, तो हम जाकर लूट लेंगे। वेई फेई चेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह मास्टर लॉन्ग की कही बात है। लेकिन अगर मास्टर लॉन्ग उस खूबसूरत महिला का इंतजार नहीं कर सकते, तो मैं उसे आज रात ही ले आ सकता हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लॉन्ग हुई थोड़ा हिचकिचाए और थोड़ी उलझन में दिखी। वेन फेई चेन उसके विचारों में गहराई से उतरने में माहिर है, लेकिन अगर मास्टर लॉन्ग कई दिन इंतजार करें, तो न सिर्फ उन्हें वह खूबसूरत औरत मिल सकती है, बल्कि युवा मास्टर के पास खजाना भी हो सकता है। सोचो, अगर वे खजाना ढूंढने के लिए बेहिसाब मेहनत करें और वह हम छीन ले। वह काई यांग, क्या वह पागलों की तरह खून नहीं थूकेगा? उसकी बात सुनकर लॉन्ग हुई ने कठोर होकर कहा, अच्छा, अगर वे भाग जाते हैं, तो बौद्ध पुजारी मंदिर से बच नहीं सकते। तो काय यांग को कुछ दिन और जिंदा रहने दो, जबकि हम बुजुर्ग मछुआरों की तरह बिना मेहनत किए ही लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तब वेई फेई चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धीरज तो दुर्लभ है, मास्टर लॉन्ग महान कार्य करने के लिए ही बने हैं। हाँ, भगवान वेन बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। लॉन्ग हुई आराम से उसकी चापलूसी निगल रहा था। चूंकि वेन फेई चेन लॉन्ग हुई का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके विचार का विरोध नहीं करेगा। हालांकि ब्लड ग्रुप के गुरु हुमान बहुत ही उग्र और महत्वाकांक्षी थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सिर्फ 2 बेटियां थीं जो जेड जैसी खूबसूरत थीं। जहां तक वेन फेई चेन का सवाल था, देर सवेर ब्लड ग्रुप लॉन्ग परिवार के हाथों में आ ही जाएगा। अब जब वह युवा गुरु लॉन्ग के साथ है, तो उसे भविष्य के फायदों के लिए उनसे कृपा करने की कोशिश करनी ही होगी। कमरे में चर्चाएं आखिरकार समाप्त हो गईं, इसलिए सभी आराम करने के लिए तैयार हो गए। अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से एक हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आइए, वेन फेई चेन ने हल्के से कहा। दरवाजा खुला और ब्लड ग्रुप का एक शिष्य बाहर से अंदर आया। लॉन्ग हुई को सलाम करते हुए उसने वेई फेई चेन के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। वेई फेई चेन का चेहरा तुरंत बदल गया, तो ऐसा ही है। फिर उन्होंने कमरे में मौजूद कई शिष्यों को इशारा किया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और उन लोगों को पकड़ लो। उन्हें भागने मत देना, क्योंकि यह मास्टर लॉन्ग की योजना के लिए बुरा होगा। हाँ, कमरे में मौजूद कई लोगों ने आज्ञा मानी और जल्दी से बाहर निकल गए। क्या हुआ?
लॉन्ग हुई ने तुरंत पूछा। वेई फी चेन हाँ मुस्कुराते हुए बोले, मास्टर लॉन्ग, यह मामला बहुत दिलचस्प है। याद कीजिए, जब हम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में कई घोड़ों के खुरों के निशान थे। मुझे अभी जो खबर मिली है उसके अनुसार हम अकेले नहीं हैं जो काय यान का पीछा कर रहे हैं। उसे मार डालो, ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी कोई है। ओह, लॉन्ग हुई हैरान लग रही थी, कौन है? स्टॉर्म हाउस के कई छोटे शिष्य। इस समय वे काय यांग पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब काय यांग उस महिला के साथ है तो वे उससे निपट नहीं पाएंगे। वे अपना विनाश खुद लाएंगे। लॉन्ग हुई ने व्यंग्य किया और आगे कहा, लॉर्ड वेन उनके साथ क्या करना चाहते हैं? जाहिर है, मैं मास्टर लॉन्ग की महत्वपूर्ण योजना को बर्बाद नहीं होने दे सकता। वेन फेई चेन ने थोड़ा झुकते हुए कहा। दरवाजे के दूसरी तरफ से लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है, इससे पहले कि कई लोग दरवाजे से कमरे में घुसते हैं। ये ब्लड ग्रुप के शिष्य हैं जो कुछ देर पहले बाहर गए थे और ऐसा लग रहा है कि वे सभी बिना किसी चोट के वापस आ गए हैं। उनके साथ नु लैंग का चेहरा भी डरा हुआ है। नु लैंग का समूह बहुत डरा हुआ था। वे बड़ी मुश्किल से काय यांग का पीछा करने में कामयाब हुए थे और जब वे कमरे में घुसकर काय यांग को पकड़कर लापता नु ताओ और चेंग शाओ फैन के बारे में पूछताछ करने वाले थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया। किसने सोचा होगा कि अपनी योजना को अंजाम देने से पहले ही उन्हें शैतानों के एक समूह ने घेर लिया होगा, जिनकी ताकत उनके नेता से भी ज्यादा थी। छोड़ने के बाद नू लैंग बुरी तरह डर गया था। उसने जल्दी से दया की भीख मांगते हुए कहा, वरिष्ठों, हमने आपको नाराज नहीं किया, है ना? यह आपसे हमें छोड़ देने की विनती करता है। चुप रहो। एक ब्लड ग्रुप शिष्य ने हाथ हिलाकर उसे जोर से मारा। नू लैंग का मुंह खून से लथपथ हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह बस चुप रहा और आज्ञाकारी होकर सुनता रहा। नू लैंग ने घबराकर इधर उधर देखा। स्टॉर्म हाउस के बाकी शिष्य डर से कांप रहे थे। उनकी ताकत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वे भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। इनमें से कोई भी उन्हें मार डालने के लिए काफी था। ऊपर से 6-7 लोग थे जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। क्या उन्होंने हाल ही में किसी को परेशान किया था? स्टॉर्म हाउस के शिष्य भी असमंजस में थे। इस बार उन्होंने रास्ते में किसी को परेशान नहीं किया। वे तो बस काय यांग को पकड़ने आए थे, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वे उस पर हाथ भी नहीं डाल पाए थे। फिर इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? नू लैंग ने इधर उधर देखा और अचानक विरोधी समूह में एक युवक को देखा जो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें घूरा। ध्यान से सोचते हुए नू लैंग के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पूछा, क्या आप ब्लड ग्रुप के लॉन्ग हुई हैं? लॉन्ग हुई हंसी, क्या आप मुझे जानते हैं? नू लैंग अजीब तरह से मुस्कुराया। जाहिर है मैं आपको पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने लॉन्ग सीनियर के वंशजों के बारे में ऐसा सुना है। चूंकि आप मुझे पहचान पा रहे हैं, इसलिए यह मामला सुलझाना बहुत आसान हो गया है, लॉन्ग हुई ने हल्के से कहा। नू लैंग शक से भर गया। चाहे कुछ भी हो, उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ब्लड ग्रुप के लोग मिलेंगे। घर से इतनी दूर। घर से दूर पुराने दोस्तों से मिलना हालांकि अच्छा तो है, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति में कमजोर लोगों को अपना सिर नीचा रखना चाहिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम काय यांग का पीछा क्यों कर रहे हो? लॉन्ग हुई ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। इस सवाल से नू लैंग का दिल दहल गया। उसने लॉन्ग हुई की तरफ देखा और कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे पूरी कहानी सुनाने के बाद वो उदास चेहरे के साथ बोला, मास्टर लॉन्ग, मुझे शक है कि मेरे लापता छोटे भाई और काय यांग का मामला आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं तुरंत अपने लोगों को स्टॉर्म हाउस वापस ले आऊंगा और काय यांग को नुकसान पहुंचाने का कभी कोई विचार नहीं करूंगा। लॉन्ग हुई मुस्कुराए। क्या आपको लगता है कि काय यांग और मैं दोस्त हैं? क्या ऐसा नहीं है? नू लैंग ने डरते डरते पूछा। क्या मजाक है? लॉन्ग हुई ने व्यंग्य किया। इस स्वामी की क्या हैसियत है और उसकी क्या हैसियत है, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी तो एक जुड़ी अंधी कुत्ते जैसी आंखें हैं। नू लैंग की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे, लेकिन मन ही मन वह आलोचना कर रहा था, जब तुम दोस्त नहीं हो तो हमारी कृतज्ञता और द्वेष को क्यों भंग कर रहे हो? क्या दूसरों के काम में दखल देना धूर्तता नहीं है? लगता है तुम्हारी तो सचमुच अंधी कुत्ते जैसी आंखें हैं। इस बार युवा स्वामी लॉन्ग ने तुम्हारी जान बचाई है और अचानक तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना नहीं आता, एक रक्त समूह के शिष्य ने फटकारते हुए कहा। नू लैंग उलझन में लग रहा था। रक्त समूह के शिष्य ने व्यंग्य किया, तुम्हें तो काय यांग की कमजोर शक्ति ही पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसकी तरफ वाली स्त्री वियोग और पुनर्मिलन की सीमा रेखा की स्वामी है? इन चंद शब्दों के साथ नू लैंग और उसके समूह के पसीने छूटने लगे। अलगाव और पुनर्मिलन की सीमा नू लैंग की तुलना में
जो अभी ची रूपांतरण की अवस्था में है, वे उससे 2 बड़ी सीमाओं से आगे निकल गए थे। अगर उन्होंने नू ताओ का बदला लेने की कोशिश की होती तो उनका सफाया हो जाता। इस समय नू लांग को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अचानक वह डर गया, फिर खुश हुआ। उसने जल्दी से बार बार प्रणाम किया। युवा गुरु लॉन्ग का हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई और मैं बहुत आभारी हैं। स्टॉर्म हाउस के शिष्यों का समूह जल्दी से अपना आभार व्यक्त करने लगा। अच्छा, लगता है कि तुम्हें कृतज्ञता व्यक्त करना आता ही है। लॉन्ग हुई आनंदित लग रहा था। मैं तुम्हें इतनी दूर आने का कारण बताने से नहीं डरता, क्योंकि मैं यहाँ काय यांग की जान लेने आया हूँ। लेकिन लगता है हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी योजना लगभग बर्बाद हो गई थी। बाकी लोगों और मुझे नहीं पता था, लेकिन हम युवा मास्टर लॉन्ग से माफी मांगते हैं। नू लैंग विस्मित दिख रहा था। ठीक है, मैं इस मामले में तुमसे कोई मोलभाव नहीं करूंगा। लगता है सबका निशाना काय यांग है और मेरे साथ तुम काय यांग तक पहुंच सकते हो। जब हम काय यांग को पकड़ लेंगे तो तुम अपने छोटे भाई के बारे में पूछताछ कर सकते हो। हालांकि नू लैंग का मन इस बात से बहुत बेचैन था, लेकिन विरोधी पक्ष की ताकत के आगे वह अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। इस समय वह केवल सिर हिलाकर कह सका, मास्टर लॉन्ग, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके निर्देश का इंतजार करूंगा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान भी जोखिम में डाल दूंगा। अभी अपने कमरे में जाओ, कल हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। लॉन्ग हुई ने हाथ हिलाकर उसे विदा करते हुए कहा। हाँ। नू लैंग धीरे धीरे जमीन से रेंगता हुआ अपने कमरे में इंतजार करने के लिए वापस चला गया। कमरे में पहुंचने पर ही उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। उनके जाने के बाद लॉन्ग हुई ने वेन फेई चेन को संदेह से देखा। भगवान वेन, हमें उन्हें अपने साथ क्यों जाने देना चाहिए? उनकी ताकत बहुत कम है और वे आसानी से हमारा पर्दाफाश कर देंगे। हमारे लोग काय यांग से आसानी से निपट सकते हैं, हमें बस उस महिला को पकड़ना है। पहले वेन फेई चेन लॉन्ग हुई के जरिए बोल रहे थे। हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लॉन्ग हुई ने इसका ज्यादा गहराई से विश्लेषण नहीं किया। लॉन्ग हुई की आवाज में तिरस्कार भरा भाव सुनकर वेन फेई चेन मुस्कुराया। काय यांग को मारना और उस महिला को पकड़ना, जाहिर है हम नहीं चाहेंगे कि वे लोग इसमें दखल दें। लेकिन युवा मास्टर लॉन्ग, चूंकि काय यांग और उस लड़की ने ब्लैक विंड माउंटेन में प्रवेश करने का फैसला किया है, तो उन्हें आगे आने वाले खतरों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हम अलग हैं, हमारी ताकत भी कम नहीं है। भले ही हम उन ऊंचे स्तर के राक्षसी जानवरों का जिक्र न करें, फिर भी कई खतरे हैं। सिर्फ वे प्राकृतिक जाल और जहर ही हमारी जनशक्ति को कम करने के लिए काफी हैं। लेकिन अगर कोई हमारे आगे चलकर रास्ता साफ कर दे तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर लॉन्ग हुई समझ गया कि वेन फेई चेन कहाँ जा रहा था। वह स्टॉर्म हाउस के लोगों का इस्तेमाल करके आगे का पता लगाना चाहता था और आगे आने वाले किसी भी छिपे हुए खतरे से बचना चाहता था। हाँ, हॉलमास्टर वेन सचमुच आगे की सोचते हैं। मैंने सचमुच इस बात को नजरअंदाज कर दिया है। लॉन्ग हुई ने हल्के से सिर हिलाया। युवा गुरु स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं, बस आपने अभी तक दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं किया है, इसलिए आप अभी भी ईमानदार हैं और स्वाभाविक रूप से आप इस युक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे। वेन फेई चेन हंसा। बाद में स्टॉर्म हाउस के शिष्यों से कैसे निपटेंगे, इस बारे में दोनों में बिना एक शब्द कहे आपसी सहमति बन गई। जिया निंग चांग नाम की महिला इतनी कम उम्र में ही अलगाव और पुनर्मिलन की सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास एक शक्तिशाली समर्थक था जो उसे परछाई से शिक्षा दे रहा था। ऐसे लोगों के साथ आप या तो उन्हें नाराज करने से बच सकते थे या उन्हें जड़ से उखाड़ सकते थे। इसलिए स्टॉर्म हाउस के किसी भी शिष्य की सांस नहीं चल सकती थी। उचित चीजों की व्यवस्था करने के बाद ही ब्लड ग्रुप ने ब्लैक विंड माउंटेन में प्रवेश करने की अपनी तैयारी शुरू की। अगले दिन काय यांग और जियानिंग चांग ने वेन फेई चेन की भविष्यवाणी के अनुसार सचमुच कदम बढ़ाया और छोटे से गांव से निकलकर सीधे ब्लैक विंड माउंटेन में प्रवेश किया। आधा दिन बीतने के बाद ही ब्लड ग्रुप और स्टॉर्म हाउस लोग उनके पीछे चलने की हिम्मत करते थे। चूंकि जियानिंग चांग की साधना कम नहीं थी, अगर वे उनके बहुत करीब से चलते तो वह उन्हें खोज लेती और अगर दूरी बहुत ज्यादा होती तो वे उनका पता नहीं लगा पाते। इसलिए आधे दिन का इंतजार काफी था। इसके अलावा वेन फेई चेन को जियांगहू में कई सालों का अनुभव था, इसलिए वह ट्रैकिंग में माहिर था। उसे पूरा विश्वास था कि वह पहाड़ों में इन दोनों युवाओं के पदचिह्नों का पीछा नहीं कर पाएगा। ब्लैक विंड माउंटेन में प्रवेश करते ही काय यांग और जिया निंग चांग की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो गई। घोड़ों की आवाज और उनके बीच की दूरी के बिना दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से बातचीत करने लगे।
सिर्फ एक दिन में दोनों को लगा कि उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। जब रात हुई तो काई यांग और जियानिंग चांग ने एक ऊंचा पेड़ देखा और रात बिताने के लिए उसके तने पर चढ़ गए। हालांकि शाखा बहुत चौड़ी थी, फिर भी जब वे दोनों उस पर आराम से बैठी तो उनके बीच बस थोड़ी सी दूरी थी, इतनी कि काई यांग जियानिंग चांग की खुशबू सूंघ सके। छोटी बड़ी बहन। कुछ देर बातचीत करने के बाद उनके बीच अब वो अलगाव की भावना नहीं रही, यहाँ तक कि एक दूसरे को संबोधित करने का तरीका भी बदल गया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि काई यांग को लगता था कि जियानिंग चांग एक बच्ची जैसी है, खासकर उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें, भोली भाली और बिना किसी अशुद्धता के। यहाँ तक कि उसके बात करने का तरीका भी सादगी और प्यारीपन से भरा था। बड़ी बहन तो बस बड़ी बहन होती है, तुम्हें एक और छोटी जोड़ने की क्या जरूरत है? जियानिंग चांग ने थोड़ा नाखुश होकर पूछा। तुम्हारे उस बंडल में तुमने क्या रखा है? काई यांग ने उसके जवाब का जवाब नहीं दिया और अपने बगल में रखे बंडल की ओर इशारा किया। यह सवाल पिछले 4-5 दिनों से उसे परेशान कर रहा था और काई यांग अब और उसे रोक नहीं पाया, इसलिए उसने उससे पूछ ही लिया। यह है। बस यूं ही जियानिंग चांग का ध्यान पिछले विषय से हट गया। पैकेट उठाकर उसने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह कोई खजाना हो और बोली, ये पिछले सालों में गुरु द्वारा तैयार की गई सामग्रियां हैं, क्योंकि अगर तुम्हें ये 9 येन ड्यू क्रिस्टल सफलतापूर्वक मिल गए तो मुझे इन्हें वहीं पर परिष्कृत करना होगा। 9 येन ड्यू क्रिस्टल बहुत खास होते हैं, क्योंकि अगर इन्हें प्राप्त करने के 2 घंटे के अंदर परिष्कृत नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो ऐसा ही था। काई यांग ने समझ में आते हुए सिर हिलाया। छोटे भाई, जियानिंग चांग ने अचानक आत्मीयता से पुकारा। क्या बात है? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अच्छा समय है, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। काई यांग मुस्कुराए। तो फिर हम दोनों को ईमानदारी से जवाब देना होगा, ठीक है? ठीक है। तो फिर मैं शुरू करता हूं। जियानिंग चांग ने अधीरता से कहा। जाओ और पूछो। वह हंसा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। होंठ भींचते हुए जियानिंग चांग ने अपना शरीर घुमाया और एक पल के लिए झिझकते हुए पूछा, मैंने गुरु से सुना है कि जब उन्होंने तुमसे मदद मांगी थी तो तुमने उन्हें मना करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए थे, लेकिन जब तुमने सुना कि मुझे मदद की जरूरत है तो तुम तुरंत मान गई। ऐसा क्यों? तुम्हारा क्या विचार है? काई यांग ने भी अपना सिर घुमाया और पूछा। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जियानिंग चांग का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और शर्माते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन गुरु ने कहा था कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं और मुझे तुम्हारे आसपास सतर्क रहने के लिए कहा था। बूढ़े मिंग ने ऐसा कहा? काई यांग ने गुस्से से कहा। हाँ। जियानिंग चांग अपने मालिक पर बहुत भरोसा करती थी और बिना किसी अपराध बोध के उसने जवाब दिया। ये बूढ़ा आदमी। ये सुनकर काई यांग को अविश्वसनीय रूप से गुस्सा आया। वह बूढ़ा आदमी मुझे क्या समझता था? तो फिर तुम बिना किसी हिचकिचाहट के क्यों मान गई? उसकी ओर देखते हुए काई यांग हे हंसा। तुम्हारे मालिक ने जो कहा वह सही था। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई अच्छी नियत नहीं है, इसलिए मैं इतनी आसानी से मान गया। व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए वह धीरे धीरे जियानिंग चांग के करीब भी आ गया। चौंक कर जियानिंग चांग सहज रूप से पीछे हट गई। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। छोटे भाई, तुम मुझे हरा नहीं सकते। यह वास्तव में सच था और किया यांग ने सोचा कि अगर वह बेशर्मी से पेश आता रहा तो वह जल्द ही खुद को पेड़ से नीचे उड़ते हुए पाएगा। हालांकि जियानिंग चांग मासूम और प्यारी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके साथ आसानी से निपटा जा सकता था। अपनी मुस्कुराहट वापस लेते हुए काई यांग के चेहरे पर फिर से गंभीरता आ गई और उसने धीरे से अपने कपड़ों के अंदर से एक बोतल निकाली। उसे ध्यान से सहलाते हुए उसने कहा, इस वजह से जियानिंग चांग बेहद उलझन में थी क्योंकि उसने उस चीज को करीब से देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और उसने देखा कि वह स्काई टावर के बाहरी चोट बाम ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की एक छोटी बोतल थी। 2 महीने पहले घटी घटनाएं। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जिससे वह आश्चर्य से अपना मुंह ढकने लगी। नासमझी से उसने काई यांग को घूरा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की यह छोटी सी बोतल अपने पास रखेगा। हल्की सी हंसी हंसते हुए काई यांग बोला, जो लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं काई यांग आप भी बता सकता हूं। मुझे यहाँ आए 3 साल हो गए हैं और ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की यह बोतल इस पूरे समय में मेरे लिए गर्मजोशी का पहला संकेत थी। तुम्हें कैसे पता चला? जियानिंग चांग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्रीम की यह बोतल उसने काई यांग के लिए छोड़ी थी, लेकिन क्या वह उस समय बेहोश नहीं था? काई यांग की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं।
एक कहावत है, औरत की खुशबू सूंघने से सब कुछ पता चल जाता है। इससे उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि शब्द थोड़े कामुक लग रहे थे। लेकिन उसका दिल और दिमाग ढीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 10 योगदान अंकों वाली ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की एक छोटी सी बोतल की वजह से ही उसने बिना शर्त हामी भर दी थी। ऐसा लग रहा था कि मास्टर गलत थे। अब पूछने की तुम्हारी बारी है। चूंकि उसने अपने दिल के सारे संदेह दूर कर लिए थे, अगर वह आगे पूछती तो जियानिंग चांद को शर्मिंदगी महसूस होती, इसलिए वह जल्दी से बात बदलने चली गई। काय यांग ने फिर सावधानी से बोतल वापस अपने कब्जों में रखी और पूछा, कोषाध्यक्ष मिंग के न आने का कारण कोई पुरानी बीमारी तो नहीं थी? जियानिंग चांद क्षण भर के लिए शर्मिंदा हो गई और कुछ देर बाद बोली, मैंने उसे बेहोश करने के लिए दवा दी थी। स्तब्ध, काय यांग अचानक जोर से हंस पड़ा, और चाहे कुछ भी हो, वह रुक नहीं सका। तुम किस बात पर हंस रही हो? वह गुस्से में भी थी और शर्मिंदा भी। उस रात उसने अचानक कहा कि मुझे अब आने की जरूरत नहीं है, और हताशा में मैंने उसे बेहोश कर दिया। काय यांग हंसता रहा, तो जियानिंग चांग ने उसे कई बार मारा। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकतें कितनी अंतरंग थीं, और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मैं अब आराम करने जा रही हूँ। तुम मन ही मन हंसते रहो। जियानिंग चांग वहां और नहीं रुक सकती थी। खुद को लपेटकर वह पास की एक शाखा पर कूद गई और काय यांग पर ध्यान नहीं दिया। कई दिनों तक काली हवा के जंगल में घूमने के बाद काय यांग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनका सामना किसी भी खतरनाक जानवर से नहीं हुआ था। इससे वह चिंता में डूब गया, क्योंकि काली हवा का पहाड़ भयानक राक्षसी जानवरों से भरा हुआ था। इसके अलावा अगर वे किसी से टकरा भी जाते तो अपनी वर्तमान साधना के कारण वह जियानिंग चांद के लिए केवल एक बोझ ही होता। लेकिन जियानिंग चांद पूरी तैयारी के साथ आया था। काय यांग को नहीं पता था कि इस जंगल में राक्षसी जानवरों से बचने के लिए उसने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन यह तरीका कारगर रहा। उनका रास्ता अक्सर पूर्व से पश्चिम की ओर बदल जाता था। कभी वे किसी जगह का चक्कर लगाते, तो कभी किसी बड़ी जगह का चक्कर लगाते। लेकिन इसी चक्कर की बदौलत वे इतने सुरक्षित रहे थे। कभी कभी वे दूसरे या तीसरे लोक के किसी जानवर से टकरा जाते, हालांकि निंग चांग उन्हें कम से कम प्रयास में तुरंत निपटा देता। कुछ देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद काय यांग को पता चला कि जियानिंग चांग अपनी कलाई पर गहरे रंग के कंगन की बदौलत दुर्जय या राक्षसी जानवरों के अस्तित्व का पता लगा सकती थी। जब भी इस छोटी वरिष्ठ बहन को लगता कि कोई उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर उनके रास्ते में बाधा डाल रहा है, तो वह अपना कंगन सक्रिय कर देती थी, जिससे एक गहरी हरी किरण निकलती थी। यह एक ऐसा कंगन था जो उसने पहले कभी नहीं पहना था। ऊपर से नीचे तक उसकी एकमात्र सहायक वस्तु उसके माथे पर लगा नीलम था। तो ये कंगन उनके वर्तमान अभियान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया होगा। यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था। काय यांग की नजर कंगन पर पड़ी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह उसे कोषाध्यक्ष मिंग ने दिया है। आखिरकार वृद्ध मिंग की पृष्ठभूमि क्या थी? काय यांग सचमुच हैरान था। वो तो केवल एक योगदान हॉल कोषाध्यक्ष था, फिर भी वह जियानिंग चांद को उसके विशेष शरीर के साथ एक शिष्य के रूप में प्राप्त करने में सक्षम था। इसके अलावा उसके पास एक दुर्लभ खजाना था जिसे वह उसे दे सकता था। अगर यह कंगन किसी सामान्य जगह पर होता तो उसे सर्वोच्च सुरक्षा में रखा जाता और लापरवाही से किसी को नहीं दिया जाता। हालांकि उसे इसकी श्रेणी का पता नहीं था, फिर भी उसने अनुमान लगाया कि यह कम से कम पृथ्वी स्तर का दुर्लभ खजाना तो होगा ही। स्काई टावर में इस दर्जे का खजाना बहुत कम देखने को मिलता था। काय यांग और जियानिंग चांग तो आसानी से निकल गए, लेकिन पीछे चल रहे लोगों को कई खूनी लड़ाइयों में जान गंवानी पड़ी। पिछले कई दिनों में कई बार छोटी बड़ी लड़ाइयां हुई। अगर रक्त समूह का कुल स्तर इतना ऊंचा न होता तो शायद अब तक वे राक्षसी जानवरों का भोजन बन चुके होते। हालांकि वेन फेई चेन एक सच्चा तत्व सीमा 5वां सीमा महाशक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। ठीक उसी क्षण उनका समूह एक शिखर 5वां क्षेत्र महाशक्ति के बराबर एक शिखर 5वां क्षेत्र महाशक्ति से टकरा गया, उसकी वर्तमान शक्ति से कई स्तर ऊपर। एक अतुलनीय रूप से कठिन लड़ाई शुरू हुई। अपनी संख्या का लाभ उठाकर वे इससे निपटने में सक्षम रहे। हालांकि इस युद्ध के कारण रक्त समूह ने पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के एक गुरु को खो दिया। इससे वेन फेई चेन बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि कुल 8 लोग आए थे, लेकिन वही एकमात्र सच्चे तत्व सीमा गुरु थे। पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा समूह में केवल 4 लोग बचे थे, और बाकी केवल ची रूपांतरण चरण के मध्य स्तर पर थे। ची रूपांतरण चरण के निचले स्तरों पर लोंग हुई की शक्ति सबसे कमजोर थी। शुरू में उन्होंने सोचा था कि जब तक वे काय यांग और जियानिंग चांग के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे, उन्हें किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन भगवान ही जाने कि वे दोनों इन राक्षसी जानवरों से कैसे बच पाए, जबकि वे उनके अनुयायी एक के बाद एक युद्ध लड़ रहे थे। और अब उन्होंने एक पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा गुरु को खो दिया था। वेन फेई चेन क्रोधित क्यों नहीं होते? लेकिन ये पीछे हटने का समय नहीं था। इतने सारे लोगों को खोने के बाद वे बीच में ही कैसे हार मान सकते थे? थोड़ा आराम करने के बाद वेन फेई चेन ने नू लैंग से कहा, आगे बढ़ो, हमें चलना होगा। नू लैंग ने जमीन पर पड़े एक परित्यक्त पेड़ को ध्यानहीनता से देखा। इससे पहले ब्लड ग्रुप ने कुछ लोगों को खो दिया था, तो उनके तुच्छ स्टॉर्म हाउस के शिष्य कैसे सुरक्षित रह सकते थे? स्टॉर्म हाउस के 2 शिष्य 5वें लोक के राक्षसी जानवर के पेट में समा गए, जिससे जमीन पर सिर्फ आधा हाथ बचा। आखिरकार उसे समझ आया कि उस रात उसे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा था। काय यांग को ढूंढने में मदद करने के ब्लड ग्रुप के अच्छे इरादे कहाँ थे? बस स्टॉर्म हाउस के लोगों को रास्ते का पथ प्रदर्शक बनाना था। लेकिन अगर वह अपने दिल में समझ भी लेता, तो भी वह शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। बगावत की तो बात ही छोड़िए। आगे बढ़कर रास्ता बनाने से शायद उन्हें भी जीने का मौका मिल सकता था। लेकिन अगर उन्होंने इस समय बगावत की, तो बस मौत ही उनका इंतजार कर रही है। सांवले रंग के नू लैंग ने स्टॉर्म हाउस के एक शिष्य को आगे चलने दिया। उसके पीछे वेन फेई चेन निर्देश दे रहे थे, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए। समय समय पर वे कायांग का पता भी खो देते थे। इस समय काय यांग, जो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था, जिया निंग चांग के साथ, अचानक उसके कदम रुक गए। उसने अपना सिर घुमाकर एक दिशा की ओर देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। क्या बात है? जिया निंग चांग ने रुकते हुए पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या वहां कोई खतरा है? काय यांग ने एक तरफ इशारा करते हुए पूछा। कोई खतरा नहीं है, मुझे किसी राक्षसी जानवर का कोई निशान भी महसूस नहीं हुआ है। जिया निंग चांग ने अपना कंगन देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। तो चलो। काय यांग तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि जिया निंग चांग को नहीं पता था कि वह इतना खुश क्यों था, इसलिए वह बस उसका पीछा कर सकता था। हालांकि जिया निंग चांग को समझ नहीं आ रहा था कि काय यांग इतना खुश क्यों है, फिर भी वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही 10 फुट की दूरी तय करने के बाद जिया निंग चांग को अचानक अपनी त्वचा पर भाप महसूस हुई। इससे उसका चेहरा लाल हो गया। जमीन पर यांग टाइप की क्यूई दिखाई दी और जमीन अप्रत्याशित रूप से ताड़ के आकार के बड़े लाल फूलों से ढकी हुई थी। फूलों की संख्या कम नहीं थी, कम से कम 1 दर्जन तो थे। काय यांग बेपरवाही से जल्दी जल्दी इन फूलों को उठा रहा था। कुल मिलाकर उसने 11 फूल तोड़े। थोड़ी देर बाद काय यांग ने अच्छी फसल काट ली और खुशी से चल रहा था। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? रहस्यमयी क्रिम्सन यांग फूल, पृथ्वी स्तर का निम्न स्तर का पदार्थ। तो तुम यहाँ इन्हीं चीजों के लिए आए हो? जिया निंग चांग को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। पृथ्वी स्तर की निम्न स्तर की सामग्री। काय यांग की भौहें सिकुड़ गईं। बुरा नहीं। वह महसूस कर सकता था कि प्रत्येक रहस्यमय लाल यांग फूल में निहित यांग ऊर्जा 3 सूर्य फल से कमतर नहीं थी। कुछ क्षण पहले ही उसकी छाती में निहित यांग ऊर्जा ने प्रतिक्रिया की थी। वह इस स्थान पर यह देखने आया था कि इसका कारण क्या था, और बदले में उसे भरपूर फसल मिली। चूंकि वे काली पवन पर्वत के आंतरिक क्षेत्र में थे, इसलिए आसपास की कीमती वस्तुएं कम ही होंगी। लेकिन इस बार लक्ष्य जिया निंग चांग की मदद करना था। भले ही उसके मन में हर दिशा में खोज करने का विचार हो, वह ऐसा नहीं कर सकता था। इस तरह समय को टालना एक बड़ा जोखिम उठाना होगा। लेकिन चूंकि यह उसकी इंद्रियों के दायरे में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। क्या मैं इन्हें परिष्कृत करने में आपकी मदद करूं? जिया निंग चांग ने पूछा। अभी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चलो शाम तक इंतजार करते हैं, उस समय हम इन्हें परिष्कृत कर सकते हैं। छोटी बड़ी बहन की अमरता की गोली के लिए शोधन विधि शानदार है, लेकिन शोधन हमेशा विश्व क्यूई का उपभोग करेगा। इस घने जंगल में चलते हुए काय यांग अभी भी हर कदम पर सावधानी बरतने की सोच रहा है। अगर विश्व क्यूई के उपभोग से बचा जा सकता है, तो इससे बचना चाहिए। अच्छा लगता है। जिया निंग चांग ने सिर हिलाया। हम उस जगह से ज्यादा दूर नहीं हैं। 2-3 दिन और चलने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास काफी समय है। काय यांग को समझ नहीं आ रहा था कि यह किस्मत थी या कुछ और। एक दिन पैदल चलने पर उसे रहस्यमय लाल यांग फूलों से सिर्फ एक दिन की पैदल दूरी पर कई यांग ऊर्जा के खजाने मिल गए। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। इन यांग ऊर्जा वाली हर्बल औषधियों की रक्षा एक तीसरे दर्जे का राक्षसी जानवर कर रहा था। जिया निंग चांग अपनी कुछ विश्व क्यूई समाप्त करके उस राक्षसी जानवर से निपटने में कामयाब रही, ताकि काय यांग उन्हें इकट्ठा कर सके। जंगल से गुजरने के बाद वे एक विशाल पर्वत घाटी में पहुंचे।
जिया निंग चांग ने एक लंबी सांस में कहा, छोटे भाई, हम पहुंच गए हैं। उनके सामने का पहाड़ बहुत बड़ा था, जबकि उसके चारों ओर की घाटी कम से कम 10 योली की थी। इसके अलावा घाटी पूरी तरह गोलाकार थी। काय यांग जहां खड़ा था, वहां से जब उसने नीचे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, तो उसने पाया कि उनकी वर्तमान स्थिति से घाटी की गहराई लगभग 300 फीट थी। नीचे की घाटी हरी भरी और हरी भरी थी, बाहर के जंगल से उसे अलग करने जैसा कुछ भी नहीं था। घाटी का दृश्य बहुत सुंदर था। हरी भरी पहाड़ियां और साफ पानी, परिदृश्य बुरा नहीं था। जिया निंग चांग ने ध्यान से अपने कंगन को देखा। कुछ देर बाद वह खुशी से उछल पड़ी, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। वहां नीचे कोई भयानक राक्षसी जानवर नहीं है। ये कहते हुए वह खुद को शांत होने से नहीं रोक पाई, क्योंकि यहां आते समय वह ऊंचे स्तर के राक्षसी जानवरों से बच पाई थी जो उनका रास्ता रोक रहे थे। लेकिन अगर घाटी में खतरनाक राक्षसी जानवर होते तो वे उनसे लड़ ही सकते थे। आखिरकार उनकी मंजिल यही तो थी। ये बहुत साधारण लग रहा है। काय यांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो, अभी समय नहीं आया है। जिया निंग चांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर गुरु के साथ संयोगवश इस जगह से न गुजरा होता तो शायद हम इस रहस्यमयी जगह की खोज नहीं कर पाते। उसी समय गुरु के मन में नो इन ओस क्रिस्टल को परिष्कृत करने का विचार आया था। लेकिन वह इतने महत्वपूर्ण समय पर वापस क्यों गए? और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैं उन्हें प्राप्त करने में आपकी कैसे मदद करूंगा। पिछले कुछ दिनों से वे यात्रा में जल्दबाजी कर रहे थे और काय यांग इसका कारण जानने के लिए उत्सुक नहीं था। अब जब वे गंतव्य पर पहुंच गए थे तो वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या होगा अगर समय आने पर जब नौ यिनोस क्रिस्टल वास्तव में प्रकट होंगे, तो उसे नहीं पता था कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। क्या वह महत्वपूर्ण योजनाओं को बर्बाद नहीं कर रहा था? इसलिए पहले से कुछ तैयारी करनी जरूरी थी। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। जिया निंग चांग ने फिर भी कुछ नहीं बताया। काय यांग को अभी भी संदेह था, लेकिन उसने आगे पूछना जारी नहीं रखा। आखिरकार यह मामला काफी रहस्यमय था। कोषाध्यक्ष मेंग का पहले का गुस्सा अभी भी काय यांग को कुछ उलझन में डाल रहा था। लेकिन चूंकि उसने उनकी मदद करने का वादा किया था, इसलिए समय आने पर उसे अपनी पूरी ताकत से उनकी मदद करनी होगी। आओ, जिया निंग चांग ने काय यांग को इशारा किया। काय यांग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, कहा, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी। जिया निंग चांग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उत्तर दिया, हम काफी ऊंचाई पर हैं। मैं खुद जा सकती हूँ। काय यांग ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा। मजाकिया लहजे में उसने कहा, मैं एक मर्द हूँ, मैं किसी औरत को कैसे नीचे ले जाने दूंगा? कैसा लगेगा? ये कहकर वह नीचे कूदने लगा। जिया निंग चांग चीख पड़ी, क्योंकि काय यांग उल्कापिंड की तरह जमीन की ओर गिर रहा था, जिससे पत्तियां और पौधे हर जगह बिखर गए। जिया निंग चांग काफी डरी हुई थी। काय यांग की ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद क्या वह कल तक जिंदा रह पाएगा? उस पल वह उसके पीछे पीछे नीचे आई, इस मुश्किल घड़ी में उसकी मदद करने के लिए तैयार। उनके गिरने की गति लगातार बढ़ रही थी, और जब वे जमीन से 7 फीट ऊपर थे, तो काय यांग के पैर पहाड़ की दीवार से टकराए और उसे दीवार से उछाल दिया। काय यांग ने कई कलाबाजी की, धीरे धीरे उसके गिरने की गति कम हुई और आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। काय यांग के पैरों ने जमीन में एक घुमावदार गड्ढा बना दिया, जिससे धूल ऊपर की ओर उड़ रही थी। जिया निंग चांग फिर धीरे से उसके बगल में गिर पड़ा। उन दोनों में एक धरती पर लौटती परी जैसी थी और दूसरी जमीन पर गिरती हुई इंसानी चट्टान जैसी, उनमें कोई समानता नहीं थी। चाहे जो भी हो, छलांग लगाने के बाद भी वे शांत और स्थिर रहे। काय यांग की त्वचा पर कुछ खरोंचें थीं और उसके कपड़ों पर कुछ टहनियां थीं, और उसके दोनों पैर हल्के से कांप रहे थे। जिया निंग चांग ने अपनी मुस्कान दबाते हुए अपने होंठ भींच लिए। अपनी परखने की क्षमता से वह इसे देख सकती थी, लेकिन उसका अच्छा छोटा भाई पहले ही कुछ नुकसान उठा चुका था। 30 फीट अपनी प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण शक्ति के साथ, सिर्फ इतनी शक्ति के साथ, एक अतिरिक्त छलांग के साथ भी, अगर वह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया, तो इसे चमत्कार ही माना जाएगा। जिया निंग चांग ने इधर उधर देखने का नाटक किया और फिर कहा, आज 5वां दिन है और 2 दिन बाद 7वां दिन होगा, मुझे इस पहाड़ी घाटी में कुछ इंतजाम करना होगा। छोटे भाई, मेरा यहीं इंतजार करो, क्योंकि वैसे भी इस इलाके में कोई खतरा नहीं है। काय यांग के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने चुपचाप सिर हिलाकर जवाब दिया। जिया निंग चांग चलने लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह उसे आश्वस्त करने के लिए फिर मुड़ी और बोली, इंतजाम में काफी समय लगेगा, इसलिए इधर उधर मत भागना, वरना मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाऊंगी।
काय यांग ने फिर से थोड़ा सा सिर हिलाया, गंभीर भाव से। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे उदास होता जा रहा था। जिया निंग चांग की परछाई के अपनी नजरों से ओझल होने का इंतजार करते हुए काय यांग आखिरकार जमीन पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने दर्द और पीड़ादायक पैरों को रगड़ने लगा। हालांकि गिरते समय वह अपनी गिरने की गति को कम करने में कामयाब रहा, फिर भी गिरना काफी दर्दनाक था। काफी देर बाद उसके पैरों की सुन्नता गायब हो गई। काय यांग ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहा और उसने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि जिया निंग चांग ने उसे बताया था कि यह जगह सुरक्षित है, लेकिन सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। पहाड़ी घाटी की जांच करने के बाद उसे आसपास कोई खतरा नजर नहीं आया। काय यांग को अगले दिन दोपहर तक इंतजार करना पड़ा, तभी जिया निंग चांग आखिरकार पहाड़ी घाटी में वापस लौटी। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने घाटी के आसपास क्या व्यवस्था की थी, लेकिन उसके पीले रंग को देखकर वह बता सकता था कि इस व्यवस्था ने उसकी विश्व क्यूई का काफी हिस्सा खा लिया था। मैं पहले आराम करने जा रहा हूं। आज रात 11 बजे से 1 बजे के बीच 9 इनोस क्रिस्टल इकट्ठे होकर खुल जाएंगे, वे सूर्योदय तक खुले रहेंगे। हमें 9 इनोस क्रिस्टल ढूंढने होंगे, फिर उन्हें हासिल करना होगा। अगर हम उस समय के भीतर सफल नहीं हो पाए, तो वे फिर से छिप जाएंगे। जिया निंग चांग ने चिंतित होकर कहा, और फिर उसने अपने मुंह में कई दाने मिश्रित औषधियां डाल ली और खुद को मुंह बंद करने के लिए मजबूर किया। फिर वह ध्यान करने बैठ गई। काय यांग उसके बगल में खड़ा था, बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हुए उसकी रक्षा कर रहा था, एक मूर्ति की तरह निश्चल। कहीं पास ही पहाड़ी घाटी में कई मील दूर ब्लड ग्रुप और स्टॉर्म हाउस के वे सदस्य व्यथित थे। काय यांग और जिया निंग चांग का पीछा करते हुए वे ब्लैक विंड पर्वत के भीतर घुस गए, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें भारी नुकसान हुआ। पहले वहां 17 लोग थे और अब केवल 13 लोग ही बचे थे। बाकी लोग लगातार राक्षसी जानवरों के हमलों के कारण उनकी जान चली गई। रक्त समूह में अब भी 7 लोग बचे थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर एक अलगाव और पुनर्मिलन सीमा गुरु को खो दिया था। अब केवल 3 अलगाव और पुनर्मिलन सीमा गुरु बचे थे। उनमें से कई के शरीर पर घाव थे, वेई फी चेन की छाती पर खून के धब्बे थे, और ची रूपांतरण चरण के 2 शेष शिष्य पूरी तरह से थक चुके थे। स्टॉर्म हाउस समूह में केवल 6 लोग बचे थे, नू लैंग को छोड़कर, जो ची रूपांतरण के पहले चरण में था। प्रारंभिक तत्व चरण में 4 शिष्य थे। अंतिम सदस्य, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसे केवल सिर पर ही चोट लगी थी, जिससे वह मानसिक रूप से विकलांग हो गया था। वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल लॉन्ग हुई ही पूरी तरह स्वस्थ था। उसकी स्थिति विशेष थी, यहां तक कि सबसे कठिन लड़ाइयों के दौरान भी उसे सुरक्षित रखा जाता था और अंदर ही रखा जाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे मारना या घायल करना असंभव था। कई दिनों तक काय यांग का पीछा करने के बाद लॉन्ग हुई का धैर्य जवाब दे गया, हॉलमास्टर वेन, क्या हमें अभी पीछा करना होगा? आगे पीछा करने से सिर्फ और ज्यादा नुकसान होगा, और जब दादाजी जांच करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वेन फेई चेन इस बात से बेहद नाराज था कि लॉन्ग हुई उससे यह बोझ उठाना चाहता था। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं करना चाहता था, तो मैं ऐसा फैसला नहीं लेता, और अगर मुझे पहले पता होता कि यह यात्रा इतनी खतरनाक होने वाली है, तो क्या मुझमें पीछा करने की हिम्मत होती? अगर होती, तो मैं उस छोटे से गांव में ही काय यांग को मार डालता। हालांकि वह मन ही मन यही सोच रहा था। वेन फेई चेन ने बस इतना कहा, आगे पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है वे अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लगता है आगे की पहाड़ी घाटी ही उनका लक्ष्य थी।